प्राचीन काल के लोगों का मानना था कि दुनिया में मौजूद हर चीज की अपनी एक अलग आत्मा होती है। जो लोग इन आत्माओं को पुकार सकते हैं और जगा सकते हैं उन्हें समनर कहा जाता है। प्राचीन काल से ही उनकी किंवदंतियां इतिहास का एक अमर हिस्सा बन गई हैं। कुछ लोग शक्तिशाली योद्धा बनाने के लिए मिट्टी बुलाते हैं, अन्य मृत लोगों को अंडरवर्ल्ड से वापस लाते हैं। कुछ रहस्यमयी आत्माओं को बुलाने के लिए घने जंगलों में गहरे जाते हैं और कुछ तो आकाश से तारों की रोशनी भी बुला सकते हैं। हालांकि किंवदंतियां कितनी भी शानदार क्यों ना हो, वे केवल किंवदंतियां ही रहती हैं। नियति ने समय के प्रवाह में सब कुछ सील कर दिया है, धीरे धीरे इस दुनिया के विस्मरण में फीका पड़ रहा है। मैं एक कीत हूँ, एक 16 वर्षीय किशोर जो 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है। जिस उम्र में मेरे अधिकांश दोस्त या तो पढ़ाई में व्यस्त हैं या अपनी पहली भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से उदासीन हूँ। मुझे अंकों की परवाह नहीं है, नहीं मुझे रिश्तों की चिंता है। मेरा व्यक्तित्व कुछ हद तक अजीब है। मैं अक्सर अपने और समाज के बीच एक अदृश्य दूरी बनाता हूँ, एक बाहरी व्यक्ति की तरह अलग रहता हूँ। फिर भी बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। मुझ में कुछ खास आकर्षण है जो बच्चों को मेरे आसपास इकट्ठा करना पसंद आता है। अगर मुझ में कुछ सबसे उल्लेखनीय है तो वो मेरी आत्मनिर्भरता है। बचपन से ही मुझे अपनी देखभाल करना आता था, खासकर खाना पकाने में। मेरे लिए खाना बनाना सिर्फ एक जीवन कौशल नहीं है, बल्कि ये लगभग एक कला बन गया है। सामग्री हमेशा सावधानी से चुनी जाती है और प्रत्येक चरण को विस्तार से किया जाता है। विशेष रूप से वह हदीलों के शेफ के नूडल डांस जैसी दुर्लभ तकनीकों में भी माहिर है। ये कहा जा सकता है कि मेरे खाना पकाने के कौशल किसी को भी आश्चर्यचकित करने के लिए काफी प्रभावशाली हैं। हालांकि एक सबसे सामान्य दिन पर मेरे नीरस जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। जब मैं अपना गर्मा गर्म नूडल सूप खाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने अचानक महसूस किया कि मेरे आसपास की जगह जम गई है। मेरी आंखों के ठीक सामने एक अजीब वृत्त चमक रहा था जिसमें टिमटिमाती हुई बिजली की किरणें थीं, और उसके भीतर से एक लड़की गुलाबी चमकीले बालों और आग जैसी लाल आंखों के साथ प्रकट हुई। लड़की जादुई और भयावह दोनों लग रही थी। चौंक कर मैंने अपने नूडल का कटोरा गिरा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता लड़की अचानक सिकुड़ गई, कटोरा पकड़ने के लिए झपटी और मासूमियत से सब कुछ खा गई। उसने टिप्पणी भी की कि उसे 100 साल हो गए थे जब उसने इतना स्वादिष्ट नूडल व्यंजन खाया था। मैं चकित था और तुरंत इस अजीब मेहमान की पहचान के बारे में पूछताछ की। लड़की ने गर्व से खुद को डोरा के रूप में पेश किया और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी वंशावली के बारे में और बताने वाली है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाती, मैंने उसे सीधे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने खुद से कहा कि शायद मुझे नींद की कमी थी जिसके कारण मति भ्रम हो रहा था। हालांकि जब मैं रसोई में वापस गया तो मेरे सामने का दृश्य मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। गुलाबी बालों वाली लड़की ने मेरे सूप का लगभग पूरा बर्तन खा लिया था। एक बार फिर मैंने अपना आपा खो दिया और उसे बाहर फेंक दिया। हालांकि बात यहीं नहीं रुकी। डोरा अचानक दीवार से सीधे वापस आ गई। इस बार उसने साहसपूर्वक घोषणा की कि वह भूत नहीं बल्कि एक बुलाई गई आत्मा है। ये कहने के बाद उसने अनुमति का इंतजार किए बिना घर के सारे फल मासूमियत से खा लिए। मैं लगभग पागल हो गया था, यहाँ तक कि उसे शौचालय में भी फेंक दिया। उसे भगाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। आखिरकार निराशा में मैं डोरा की कहानी सुनने के लिए बैठ गया। पता चला कि वो 3 मिलियन से अधिक वर्षों से अस्तित्व में थी। उसका मूल सुंदर रूप केवल ऊर्जा की खपत की स्थिति थी। अब ऊर्जा बचाने के लिए उसे एक छोटी और प्यारी उपस्थिति बनाए रखनी पड़ी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने गलती से उसे अपनी गहरी नींद में बुला लिया था, और अब डोरा मुझसे जिम्मेदारी लेने की मांग कर रही है। लेकिन परवाह करने के बजाय मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और ऐसे स्कूल जाना जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्कूल जाते समय मैं अभी भी अपने पेट की गड़गड़ाहट से परेशान था, क्योंकि मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था। मैंने गुप्त रूप से आशा की कि जब मैं वापस आऊंगा तो वो अजीब लड़की गायब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। पीछे से डोरा की स्पष्ट आवाज गूंजी, साथ में उसकी छवि भी ट्रैफिक लाइट पोल पर झूलती हुई मेरा नाम पुकार रही है। हालांकि मैंने भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, डोरा फिर भी आसानी से उड़कर मेरे सिर पर आ बैठी। कक्षा में प्रवेश करने पर भी स्थिति बेहतर नहीं हुई। डोरा न केवल खिड़की तक मेरा पीछा किया, बल्कि उसने मेरे डेस्क पर भी हिम्मत करके एक अनुबंध पत्र दिखाया, जैसे कि मुझे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रही हो। इस उत्पीड़न ने मुझे गुस्से में विस्फोट कर दिया और मुझे शिक्षक से फटकार मिली। स्थिति तब चरम पर पहुंच गई जब डोरा लापरवाही से शिक्षक के सिर पर सो गई, जबकि वो व्याख्यान दे रहे थे, और अधिक बर्दाश्त न कर पाने के कारण मैं छोड़कर चला गया, हर कीमत पर उससे छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हालांकि घर पहुंचने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं गलती से एक और लड़की से मिला जो मुझसे अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उसका पत्र लेता डोरा की आवाज पीछे से गूंजी। गुस्से में मैंने अपना स्कूल बैग जमीन पर पटक दिया, जिससे लड़की को गलतफहमी हो गई कि मैं उस पर गुस्सा हूँ। डरकर वह रोई और भाग गई, जिससे मैं निराशा में बैठ गया। मैंने एक अलग दृष्टिकोण सोचा। यदि डोरा को भोजन द्वारा बुलाया गया था तो शायद बहुत सारा भोजन प्रसाद के रूप में चढ़ाने से वो गायब हो जाएगी, लेकिन वो योजना जल्दी विफल हो गई। इसके बजाय जब उसने सुना कि मैं उसे सीधे बाहर निकालना चाहता हूं तो डोरा की आंखों में आंसू आ गए।
उसने बताया कि एक बुलाई गई आत्मा यदि वो अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर पाती है तो हमेशा के लिए छोड़ दी जाएगी, एक अकेला भूत बन जाए, गीजो पूरी तरह से गायब होने तक हजारों सालों तक भटकती रहेगी। इस कबूलनामे ने मुझे थोड़ा विचलित कर दिया। डोरा ने आखिरी बात पूछी मेरे साथ टहलने के लिए, ताकि सबसे खूबसूरत यादें बनाई जा सकें। उस रास्ते पर डोरा ने मुझे दुनिया के बारे में मीठी बातें बताईं और साथ ही एक सच्चाई का भी खुलासा किया। सभी मनुष्यों में बुलाने की क्षमता होती है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में इसे जगाते और उसमें महारत हासिल करते हैं। वे समनर हैं ऐसे व्यक्ति जो सामान्य लोगों की पहुंच से परे काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि दुनिया को नष्ट या बचा भी सकते हैं। एक बार फिर डोरा ने मुझे एक समनर बनने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि मैं अभी भी झिझक रहा था, इस बार मैंने हाँ में सिर हिला दिया। अनुबंध पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। डोरा बहुत खुश हुई, उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया और मुझे ये महसूस कराने के लिए आकाश में उड़ाया कि पंख होने का कैसा एहसास होता है। लेकिन खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि डोरा तुरंत थक गई और भूखी हो गई, जिससे दोनों को घायल अवस्था में घर लौटना पड़ा। और बुरा हो गया, मुझे पता चला कि बिजली बिल का भुगतान न करने के कारण घर में बिजली काट दी गई थी। जब मैं परेशान था, डोरा ने धीरे से चमकीले जुगनू बुलाए, जिससे पूरा कमरा एक जगमगाते दृश्य में बदल गया। उन्होंने न केवल प्रकाश प्रदान किया, बल्कि उनका प्रकाश घावों को ठीक करने में भी मदद करता था। मैंने उसे जिज्ञासु नजर से देखा, ये जानना चाहता था कि वो वास्तव में कहाँ से आई है। लेकिन डोरा ने केवल संकेत दिया कि यदि वो सब कुछ बताती तो इसमें 3 दिन और 3 रात लगेंगे। ठीक उसी समय उसे एक तीव्र दर्द हुआ। डोरा के मन में लड़ाइयों की अस्पष्ट तस्वीरें उभर कर आईं, जिससे वो गिर पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अदृश्य जंजीरों से बंधा हुआ पाया और वो इतनी घबरा गई कि बेहोश हो गई। मैं घबरा गया, उसे कंबल ओढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सका और मैंने जल्दी महसूस किया कि वो शांतिपूर्ण नींद में डूब गई है। मैं भी उसके बगल में लेट गया और जल्द ही सो गया। अगले दिन मैंने बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर एक शांत जगह पाई, जहां मैं बैठकर जीवन की हर चीज के बारे में सोचता रहा। इस बीच डोरा को ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने कल्पना की कि ये जगह एक समुद्र तट है और लापरवाही से धूप सेंकने के लिए लेट गई, क्योंकि उसकी नजर में उसकी सुंदरता केवल मेरे लिए थी और मैं इतना लाल हो गया था जैसे एक पका हुआ टमाटर। ठीक उसी समय स्कूल के नोटिस बोर्ड ने घोषणा की कि कल किसी ने आसमान में उड़ती हुई एक मानव आकृति देखी थी और जूम की गई तस्वीर से पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि मैं था। खबर सुनकर मैं इतना सदमे में था कि मैं सामान्य रूप से पानी भी नहीं पी पा रहा था। इसके विपरीत डोरा शांत रही। उसने मुझे आश्वासन दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है और यहाँ तक कि लापरवाही से मुझे उसके लिए सनस्क्रीन लगाने के लिए भी कहा। जब वो बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में आराम से लेटी हुई थी तो अचानक पीछे से एक अजीब प्राणी प्रकट हुआ और उसके पास आया। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया डोरा को उसने आधा निगल लिया। वो लगातार घबराहट में मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मैं फ्री फायर खेलने में इतना व्यस्त था कि ध्यान नहीं दिया। गुस्से में उसने सनस्क्रीन की ट्यूब उठाई और सीधे मेरे सिर पर फेंक दी। इस समय मैं मुड़ा और ये देखकर भयभीत हो गया कि उसे पूरी तरह से निगल लिया गया था। राक्षस ने केवल उसकी बिकनी को बाहर थूक दिया था। गुस्से में मैंने उसका पीछा किया, जबकि राक्षस तेजी लाने के लिए एक पहिया के रूप में बदलकर भाग रहा था। उसके पेट के अंदर डोरा लगातार घूम रही थी, जिससे उसे चक्कर आ रहा था। मैंने सोचा, क्या वो बहुत शक्तिशाली नहीं थी? उसने बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं खोजा? सच्चाई यह है कि एक बुलाई गई आत्मा जब अपने मालिक से अलग हो जाती है तो लगभग अपनी सारी शक्ति खो देती है। राक्षस सीधे क्लब मेले के क्षेत्र में घुस गया, जिससे मैं गलती से उस लड़की के भाई से टकरा गया जिसके प्यार को मैंने कल अस्वीकार कर दिया था। जब मुझे एहसास हुआ कि दोनों भाई बहन मार्शल आर्ट के मास्टर थे तो मुझे पता था कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। हालांकि डोरा की कमजोर चीख ने मुझे सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे दोनों भाई गुस्से में रह गए। डोरा की आवाज कमजोर होती जा रही थी, जिससे मुझे डर था कि अगर मैंने देरी की तो वो पच जाएगी। अचानक एक अजीब आवाज गूंजी, जिसके साथ एक अजनबी का आगमन हुआ। ये व्यक्ति वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह से जानता था, यहाँ तक कि यह भी इशारा किया कि मेरे पास एक गुप्त शक्ति है। लेकिन अंत में वह सिर्फ एक क्लब सदस्य था जो लोगों की भर्ती कर रहा था। उसी क्षण मुझे एक परिचित प्राणी की झलक मिली जो एक चलते हुए फूल जैसा दिख रहा था और मैं उसका पीछा करने के लिए आदमी के सिर के ऊपर से कूद गया। लेकिन जब मैंने उसे पकड़ा तो मैंने पाया कि वो सिर्फ एक व्यक्ति था जो फूल की तरह कॉस्प्ले कर रहा था। असहाय होकर मैंने डोरा की आवाज को फिर से सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। तभी मुझे पता चला कि राक्षस उसे एक जीवंत संगीत समारोह में ले गया था। इस समय उससे संपर्क करने से उसे अपनी कुछ शक्ति वापस पाने में मदद मिली, लेकिन ये जल्दी कमजोर पड़ गया। जब मैं निराशा में था तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर नरभक्षी फूल डोरा को ले गया तो क्या मैं परेशानी से बाहर नहीं आ गया? इन लापरवाह शब्दों को सुनकर डोरा गुस्से में फट पड़ी, अपनी आत्मा को जगाया और अपने सारे क्रोध को राक्षस के पेट में उड़ेल दिया, जिससे वो हिंसक रूप से तड़पने लगा। इस तरह मैं उसकी स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम था। जितना मैं करीब आया डोरा की शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई और अंत में वह राक्षस के मुंह से नग्न अवस्था में निकली। तुरंत उसे नीचे गिरा दिया, जिससे मैं डरकर पीछे हट गया। राक्षस मरा नहीं बल्कि खोदकर भाग गया, एक रहस्यमयी लड़की के पास पहुंचा और उन्हें उकसाने के लिए उसके बगल में रुक गया।
डोरा गुस्से में लड़ना जारी रखना चाहती थी, लेकिन लड़की ने ठंडे दिमाग से मुड़कर अचानक टेलीपोर्ट किया और गायब हो गई, जिससे दोनों चौंक गए। डोरा केवल अपनी निराशा को निगल सकी। मैंने उसका सिर सहलाया और उसे सांत्वना दिया, कहते हुए कि वो व्यक्ति कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने पूछा कि मैं कैसे अनुमान लगा सका कि वो व्यक्ति राक्षस का असली शरीर था। मैंने सीधे शब्दों में समझाया, आम लोग आत्माओं को नहीं देख सकते, इसलिए जो व्यक्ति अचानक हमला कर सकता है वह निश्चित रूप से एक सम्मान करता है। इसके अलावा जब नरभक्षी फूल दिखाई दिया तो हमारे अलावा किसी और ने उसे नहीं देखा, जिससे पता चलता है कि ये एक आत्मिक इकाई थी। एक आत्मिक इकाई अपने मालिक से बहुत देर तक दूर नहीं रह सकती, अन्यथा वो अपनी शक्ति खो देगी। इसलिए उसका असली शरीर निश्चित रूप से कहीं आसपास ही था। मैंने ये भी देखा कि लड़की ने एक कस्टम मेढाई एंड पोशाक पहन रखी थी, जो दर्शाता था कि वो एक शक्तिशाली परिवार से आती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि काले गुलाब के प्रतीक वाले झुमके उस महान परिवार के वंश का संकेत थे, जिसके पास वो स्कूल था जिसमें मैं पढ़ रहा था। इसलिए इस महिला सम्मानकर्ता की वास्तविक शक्ति निश्चित रूप से श्रेष्ठ थी। ये पता चला कि मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल का निशाना था और उस लड़की को मुझे नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था। स्कूल में सभी की नजरों में यह महिला सम्मानकर्ता अपनी मोहक और शांत उपस्थिति के कारण एक देवी की तरह थी। उसके तुरंत बाद वह बेधड़क मेरे क्लासरूम में आ गई। उसने एक काला गुलाब वाला पत्र मेरे डेस्क पर रख दिया और चली गई। मेरे सभी दोस्त ईर्ष्या कर रहे थे यह सोचकर कि मैंने देवी का ध्यान आकर्षित कर लिया था, लेकिन मैं ही चिंतित था। स्कूल के बाद मुझे उस लड़की के बड़े भाई ने रोक लिया था, जो मुझे पसंद करती थी। वो गुस्से में मुझ पर आरोप लगा रहा था कि मैंने न केवल उसकी बहन के प्यार को ठुकराया, बल्कि अब देवी का दिल चुराने की भी हिम्मत की। डोरा उत्साहित लग रही थी यह सोचकर कि मैं प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन मैंने बस गपशप को नजरअंदाज करने की कोशिश की और पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार जंगल की ओर चला गया। वहां मैं म्याऊ वू से मिला, जो एक पेड़ पर बैठा था। उसने कुछ बातें की और चला गया। जो जिज्ञासु छात्र मेरे पीछे आ रहे थे वे अचानक पेड़ों की शाखाओं से अवरुद्ध हो गए और आगे नहीं बढ़ पाए। जब मैं रास्ते के अंत में पहुंचा तो मैंने देखा कि प्राचीन पेड़ के तने अलग हो गए, जिससे काले गुलाबों का एक चमकदार बगीचा सामने आया, जहां ठंडी देवी मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही डोरा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा, वह एक निर्णायक लड़ाई में कूदने के लिए उत्सुक हो गई। मैंने जल्दी से उसे रोका, जबकि मैंने दूसरी लड़की को बधाई दी और कहा कि डोरा सिर्फ एक पालतू जानवर थी जिसे मैंने अभी अभी अपनाया था और उसे संरक्षित करने की आवश्यकता थी। इस कथन ने देवी को क्रोधित कर दिया और उसने बिना एक शब्द कहे तुरंत हमारी ओर एक काला गुलाब फेंका, सीधे अपने आत्मिक जानवर को हमला करने का आदेश दिया। पौधे की चाबुक की शक्ति ने मुझे और डोरा दोनों को मारा, जिससे हम उड़ गए। डोरा अपना गुप्त हथियार निकालने वाली थी, लेकिन समय पर नहीं निकाल पाई, जबकि मैं प्रतिद्वंद्वी की भयावह चुप्पी को सहन कर रहा था। जब देवी ने अपना अंतिम वार किया तो डोरा अभी भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थी, जिससे मुझे खुद को जोखिम में डालकर आगे बढ़ना पड़ा। अचानक एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, जिसने विशालकाय पौधे के हाथ को काट दिया। हैरानी की बात है कि गुप्त हथियार एक प्राचीन और अविश्वसनीय रूप से तेज सुअर को काटने वाला चाकू निकला। देवी शांत रही, हमला करना जारी रखा, लेकिन डोरा और मैंने जल्दी से कमजोरी का पता लगा लिया, सीधे जवाबी हमला किया और राक्षस को हरा दिया। देवी अपने आत्मिक जानवर को गिरते हुए देखकर निराश लग रही थी, लेकिन फिर भी शांति से उसे वापस बुला लिया। उसी क्षण डोरा अचानक क्रोधित हो गई। उसने सीधे उसकी ओर चाकू फेंका, इस दुश्मनी को न छोड़ने का संकल्प लिया। जब डोरा देवी पर चाकू लहराने के लिए आगे बढ़ी तो मैंने उसे समय रहते रोक लिया। मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं उसे हमला करने देता तो मैं मुसीबत में पड़ जाता, खुद को एक अपराधी बना लेता। इसके अलावा मैंने महसूस किया कि देवी ने वास्तव में हम पर दया की थी, अन्यथा परिणाम निश्चित रूप से सरल नहीं होते। मैंने डोरा को पीछे देखने के लिए याद दिलाया। यह सुनकर जब वो मुड़ी तो डोरा इतनी स्तब्ध रह गई कि जैसे पत्थर की बन गई। उसे अपना रवैया बदलना पड़ा, अपनी आक्रामक उपस्थिति को वापस लेना पड़ा और आगे की परेशानी से बचने के लिए विनम्र और चापलूसी करने का ढोंग किया। इतना ही नहीं, भ्रम की स्थिति में डोरा ने उन दोनों को मेरे घर पर आमंत्रित किया ताकि वे उसके द्वारा बनाए गए नूडल्स का स्वाद ले सकें, जिसके बारे में उसने शेखी बघारी थी कि वे बहुत स्वादिष्ट थे। हालांकि देवी के पालतू जानवर ने एक अप्रिय रवैया दिखाया, ताना मारते हुए कहा कि उसका मालिक कभी भी एक बेतुके पेटू जैसा नहीं होगा। लेकिन विडंबना यह है कि जैसे ही वे शब्द समाप्त हुए, देवी का पेट जोर से गड़गड़ाया, जिससे वो शर्मिंदा हो गई, जबकि अन्य लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आखिरकार मैंने आधिकारिक तौर पर पूरे समूह को अपने घर पर मेरे द्वारा बनाए गए भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये अजीब था, वे दो लोग जो अभी अभी इतनी भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे, अब एक ही मेज पर बैठे थे, खुशी खुशी खा रहे थे, जैसे वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों। खाने के दौरान नरभक्षी फूल ने बताया कि पिछली घटना केवल एक मजबूरी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्मानकर्ताओं का संसार दो गुटों अच्छे और बुरे में विभाजित है, और जब भी वे मिलते हैं तो उन्हें एक लड़ाई के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता साबित करनी होती है। उसने आगे समझाया कि सम्मानकर्ता भी दो प्रकार के होते हैं, एक तरफ संरक्षक आत्माएं हैंसबर्ग की, दूसरी तरफ स्वयं की तरह अंधेरी आत्माएं हैं। उसका मालिक, वह ठंडी युवा महिला, वास्तव में शहर के संरक्षकों में से एक थी। उसने मुझे एक कठिन परीक्षा पास करने के लिए भी बधाई दी।
दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, ठंडी काली गुलाब देवी हाना ने उसके मुंह में एक चिकन लेग भर दिया और वो जल्दी से चली गई। मैं जल्दी से उसके पीछे मैदान में गया। हाना ने बिना किसी भूमिका के संक्षेप में परिचय दिया और फिर मुझे एक काला गुलाब दिया कहते हुए कि अब से वो मेरे हर कार्य पर 24/7 नजर रखेगी। इस हरकत ने डोरा को हैरान कर दिया सोचकर कि मुझे अभी अभी प्यार का इजहार मिला है। लेकिन मेरे लिए यह उपहार स्नेह का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक मुहर जैसा था जो ये पुष्टि करता था कि मुझे एक शैतान के रूप में ब्रांडेड किया गया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ति इस लड़की द्वारा बंधी हुई थी। उस रात एक सपने में बेली लड़की एक भयानक दुःस्वप्न में गिर गई, जिससे वो घबराहट में जाग गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक इमारत की सबसे ऊपरी छत पर पाया जो अनगिनत बिल्लियों से घिरी हुई थी। उसने कुछ कदम चले और फिर अचानक कूद गई एक योद्धा की तरह शक्तिशाली मुद्रा में। इस बीच क्लासरूम में मैं पूरी तरह से आश्चर्यचकित था जब परिचित स्थान अचानक एक अराजक चिड़ियाघर में बदल गया। डोरा अभी अभी जागृत हुई थी और उसने पागल जानवरों को अंदर आते देखा तो वो डर गई। उन्होंने न केवल डेस्क और कुर्सियों को नष्ट कर दिया बल्कि शिक्षकों पर भी हमला करने की हिम्मत की। स्कूल के मैदान में हर तरह के जानवर दिखाई दिए, हर जगह दौड़ने वाले शुतुरमुर्गों से लेकर एक बड़े पांडा तक जिसने निकास द्वार को अवरुद्ध कर दिया। सड़कों पर ऊंट झुंडों में चले गए जैसे कि खतरे से भाग रहे हों। बंदर अचानक छात्रों के साथ बास्केटबॉल खेलने लगे और बाज लाइव टीवी शो में एमसी पर हमला करने लगे। पूरा शहर एक अनियंत्रित मिश्रित चिड़ियाघर जैसा था। अराजकता के बीच मैंने एक शांत लड़की को विशाल जानवरों के बीच चलते देखा। मैं तुरंत दौड़कर गया, उसे खतरे से बाहर खींचा और उसे डांटने में संकोच नहीं किया, कहते हुए कि ऐसा लापरवाह कार्य मौत को बुलाने जैसा था। इस समय मायावू भी प्रकट हुई और मैंने बिना किसी झिझक के उसका हाथ पकड़ लिया। उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन बिल्ली से एक थप्पड़ खाया जिससे मैं चौंक गया। जब मैंने लड़की को जीभ निकालकर चिढ़ाते हुए देखा, मुझे बेवकूफ कहा तो मैं केवल स्तब्ध रह गया। जब डोरा आई तो उसने तुरंत पहचान लिया कि ये लड़की सामान्य नहीं थी। इस बीच छत पर नरभक्षी फूल और हाना ने अपने लक्ष्य को पहचान लिया था। हाना ने तुरंत कार्य करने का फैसला किया और एक पल में सभी जानवरों को सील कर दिया। हालांकि बिल्ली लड़की भाग निकली और उसने कड़ा विरोध किया, जोर देकर कहा कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जब उससे पूछा गया कि उसने शहर में जानवरों को दंगा करने की अनुमति क्यों दी तो उसने गुस्से में जवाब दिया, कहते हुए कि मनुष्यों को बंद किया जाना चाहिए, जानवरों को कैद नहीं किया जाना चाहिए। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। बिल्ली लड़की ने अपने पंजों से हमला किया। हाना ने चतुराई से चकमा दिया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खरोंच आ गई। अपने प्रतिद्वंद्वी के पैरों को सील करने और एक शीर्ष की तरह घुमाने के बावजूद हाना उसे वश में नहीं कर पाई। प्रतिद्वंद्वी ने लगातार अपना रूप बदला, कभी बिजली की गति वाला तेंदुआ बन गया, कभी एक विशाल भालू, जिससे लड़ाई और अधिक तीव्र हो गई। हाना को अपना ट्रम्प कार्ड खेलना पड़ा। उसने एक उन्नत नरभक्षी फूल को बुलाया जो लगातार हमला करने लगा। बाहर खड़े होकर मैं और डोरा दोनों डर से कांप रहे थे और ऐसे टिप्पणी कर रहे थे जैसे कोई शीर्ष युद्ध देख रहे हो, यहाँ तक कि शर्त भी लगा रहे थे कि कौन जीतेगा। लेकिन जब बड़ा भालू कुचल गया तो उसके टुकड़े भेड़िए बन गए जो हमला करने लगे, जिससे हाना भी घायल हो गई। आखिरकार उसने जबरदस्त जवाबी हमला किया, सब कुछ बेअसर कर दिया, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी एक विशाल कोबरा में बदल गया जो हमला करना जारी रखा। दोनों पक्ष थक चुके थे, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। मुझे डर था कि अगर ये स्थिति बनी रही तो अंत दुखद होगा। मैंने तुरंत डोरा से पूछा कि क्या उसके पास कोई ऐसा हथियार है जो उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए रोक सके। खतरे के क्षण में हमने लड़ाई को रोकने के लिए समय पर आत्मा की चेन का उपयोग करने के लिए सहयोग किया। इस समय मुझे एहसास हुआ कि मायावू बिल्ली लड़की का असली रूप थी। मैंने उसे ज्यादा समझाने नहीं दिया, बस उसके घावों पर पट्टी बांधने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी चमकती आंखों में पहली मुलाकात की यादें कौंध गईं जब वो घायल हुई थी और मैंने उसके सनकी स्वभाव के बावजूद उसकी देखभाल धैर्यपूर्वक की थी। उस याद ने उसे धीरे से मेरे हाथ पर काटने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक निशान रह गया। तब से हमारे बीच एक विशेष बंधन बन गया, प्रतीत होता है। आखिरकार डोरा की घोषणा के साथ अराजकता शांत हो गई कि सभी को एक साथ सफाई करनी चाहिए। हालांकि नरभक्षी फूल अभी भी मायावू को सौंपने पर जोर दे रहा था। इसे वास्तविक अंत के लिए एकमात्र शर्त मानते हुए मैं मायावू की रक्षा के लिए दृढ़ था, उम्मीद करते हुए कि मैं उसके घावों के ठीक होने तक उसकी देखभाल कर सकता हूं और बाकी सब पर बाद में चर्चा की जाएगी। नरभक्षी फूल पीछे हटने को तैयार नहीं था, मायावू को पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ने को दृढ़ था, लेकिन तुरंत डोरा ने उसे रोक दिया। डोरा ने धीरे से सलाह दी कि सब कुछ शांति से चर्चा की जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में सभी महत्वपूर्ण चोटों से पीड़ित हैं और उपचार के लिए वापस लौटना एक बुद्धिमानी भरा विकल्प होगा। नरभक्षी फूल असंतोष व्यक्त करते हुए हाना की ओर मुड़ा, सहमति की उम्मीद में। हालांकि हाना का चेहरा ठंडा और भावहीन बना रहा। उसने बस कहा कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। जाने से पहले उसने मुझे ये याद दिलाना नहीं भूली कि मैं गलत रास्ते पर था, मैंने गलत साथी और दुश्मन चुने थे। ये कहकर हाना मुड़ी और हमें छोड़कर चली गई। उस रात जानवरों के भागने से हुई अराजकता की खबर आई, जिसमें बताया गया कि स्थिति नियंत्रण में थी। ये सुनने के बाद मैंने खुद से पूछा कि क्या जानवर भी मनुष्यों की तरह समनर्स बन सकते हैं। मायावू ने समझाया कि कुत्ते बिल्लियां सबसे घृणित जीव भी समनर्स बन सकते हैं।
उसने ये भी दावा किया कि उसने अनगिनत शक्तिशाली यहाँ तक कि दुर्लभ जानवरों को बुलाया है, लेकिन उसके दिल में इन सबसे भयानक व्यक्ति हमेशा उसका भाई रहा है। हालांकि जब भी वो अपने भाई का जिक्र करती थी तो उसकी आंखों में उदासी की झलक आ जाती थी, जैसे कि किसी पुरानी याद को याद कर रही हो। डोरा ने जल्दी ही मायावू के यहाँ आने का उद्देश्य पहचान लिया कि वो अपने भाई को ढूंढने आई थी। उसके निशानों का पीछा करते हुए अपनी यात्रा पर वो इस शहर में आई थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्थायी रूप से बुलाने की अपनी क्षमता खो चुकी थी। सौभाग्य से भटकते हुए उसे मेरी मदद मिली। मायावू का मानना था कि उसका भाई जानबूझकर उससे बच रहा है, इसलिए उसने सोचा कि अगर थोड़ी परेशानी पैदा की जाए तो उसे बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मैंने बस उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा उसे दिलासा दिया कि देर सबेर वो अपने भाई को ढूंढ ही लेगी। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात उसके घावों से उबरना था। उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर के काले पक्षियों ने पूरी बातचीत सुन ली थी, जिनके मालिक एक सफेद बालों वाला व्यक्ति था जिसके चेहरे पर निशान था। अगली सुबह जब डोरा और मायावू खेल खेलने में तल्लीन थे, मैं लगातार बज रही दरवाजे की घंटी से जाग गया। दरवाजा खोलते ही मुझे अजीबोगरीब बड़े शरीर वाले लोगों का एक समूह देखकर आश्चर्य हुआ, जैसे अंगरक्षक। उनके सीने पर बैज देखकर मैं तुरंत बेचैन हो गया। उन्होंने कहा कि वे मुझे युवा मालकिन के साथ रात के खाने के लिए आमंत्रित करने आए थे। शुरू में मैं मना करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वाक्य पूरा कर पाता उन्होंने मुझे धमकाने के लिए अपने हथियार निकाल लिए। कोई और विकल्प न होने के कारण मुझे एक हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। जब हेलीकॉप्टर उतरा तो हाना और नरभक्षी फूल पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मिलते ही डोरा और मायावू ने नरभक्षी फूल से बहस करना शुरू कर दिया। हाना ने बस पूरे समूह को अंदर आने के लिए धीरे से आमंत्रित किया। वहां का दृश्य सभी को चौंका गया। सब कुछ भव्य और विशाल था, जिसमें हर जगह सुरक्षा प्रणालियां स्थापित थीं और यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाने के लिए जादुई विद्युत बाड़ भी थी। नौकर कलात्मक झाड़ियों की छटाई में व्यस्त था और जिसे मैंने शौच करते हुए समझा था, वो वास्तव में पौधों को पानी देने और खाद डालने का काम कर रहा था। इस अजीबोगरीब हरकत ने मुझे और डोरा को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। रास्ते में हम एक शेफ से मिले जो मांस भूनने की तैयारी कर रहा था और सभी सामग्री विभिन्न प्रणालियों की आत्माएं थीं। डोरा भ्रमित थी, नहीं जानती थी कि इस घर में कितने समनर्स थे। नरभक्षी फूल ने बस जवाब दिया कि केवल एक था और वो वही था जिससे वे मिलने वाले थे। जैसे ही वे इमारत में दाखिल हुए, समूह को एक राजसी दिव्य मूर्ति मिली जो पौराणिक संरक्षक नेता की छवि थी। जैसे ही मैंने सीढ़ियों पर कदम रखा, मुझे उस मूर्ति से गूंजती हुई आवाज सुनकर आश्चर्य हुआ। एक क्षण में आसपास का दृश्य गायब हो गया। उसकी जगह एक उजाड़ क्षेत्र आ गया जहां एक सुनहरे बालों वाली महिला एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, लगातार मेरा नाम ले रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन डोरा ने तुरंत मेरे सिर पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे मैं वास्तविकता में लौट आया। तेज दर्द से मैं चकरा गया और उसी क्षण हाना हमें उस कमरे में ले गई जहां दादाजी इंतजार कर रहे थे। नरभक्षी फूल ने उन्हें ब्लैक रोज परिवार के कबीले के प्रमुख के रूप में पेश किया। डोरा ने मुझसे फुसफुसाते हुए कहा कि वो एक सामान्य बूढ़े आदमी की तरह दिखते थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपना हाथ घुमाया, उनके द्वारा उत्सर्जित आभा ने सभी को चौंका दिया। फिर उन्होंने सभी आत्माओं के मूल के बारे में बताना शुरू किया। प्राचीन काल में वे सभी एक क्रिस्टल से पैदा हुए थे और मनुष्य लगातार उस पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। तब सेस्मनर्स की दुनिया दो गुटों में बंट गई। एक पक्ष ने प्राकृतिक शक्ति को जारी रखा, दुनिया का संतुलन बनाए रखा, जिसे संरक्षक कहा जाता था। दूसरा पक्ष शक्ति पर एकाधिकार करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने को तैयार था, जिसे विनाशक कहा जाता था। उनका मानना था कि मेरे समूह का उनसे मिलना नियति थी और देर सवेर मुझे संरक्षक या विनाशक बनने के बीच चयन करना होगा। जब उन्होंने पूछा तो डोरा और मायावू ने हंगामा करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता। आखिरकार मैंने आवाज उठाई, कहते हुए कि बूढ़े आदमी ने जो कुछ भी कहा था वह मुझसे संबंधित नहीं था, क्योंकि बचपन से मेरी माँ ने मुझे अंडरवर्ल्ड में शामिल न होने के लिए कहा था और मेरे पिता ने हमेशा याद दिलाया था कि हत्या के रास्ते का कोई भविष्य नहीं होता। बूढ़े आदमी ने बस मुस्कुराए, फिर खुलासा किया कि मेरे माता पिता ने मुझे 5 साल की उम्र में छोड़ दिया था, जिससे मैं दूसरों पर निर्भर होकर रहता था जब तक कि मैं आत्मनिर्भर नहीं हो गया। उन्हें यह भी पता था कि मैं एक प्रतिभाशाली छात्र था, 2 नौकरियां एक साथ करता था और यहाँ तक कि अपने प्राकृतिक सुनहरे बालों को छिपाने के लिए अपने बालों को रंगता था। उन्होंने आगे कहा कि मेरे दिल में अभी भी एक असुरक्षा मौजूद थी और मेरे माता पिता की तस्वीर मेरे बटुए में सावधानी से रखी हुई थी। ये सुनकर मैं चुप हो गया, जबकि डोरा ने आधी विश्वास और आधी संदेह के साथ मेरा बटुआ निकाला और वास्तव में एक पारिवारिक तस्वीर थी जिसमें सुनहरे बालों वाला लड़का जो मैं बचपन में था। मायावू के लिए भी बूढ़े आदमी ने सटीक रूप से कहा कि वो अपने भाई की तलाश कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति अब एक विश्व स्तर पर वांछित अपराधी था, विनाशकों का सदस्य था जो आतंकवादी और हत्या की दुनिया में प्रसिद्ध था। हाना ने तुरंत उन्हें बीच में रोक दिया, दादाजी को याद दिलाया कि शायद उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। सभी हैरान थे, उनके चेहरे बदल गए। कबीले के प्रमुख ने तब हमें कुछ दिनों के लिए महल में रहने का प्रस्ताव दिया ताकि समनर्स के अतीत और वर्तमान के बारे में और सुना जा सके, लेकिन डोरा ने विरोध किया, याद दिलाते हुए कि मुझे कल भी स्कूल जाना था। वो बस मुस्कुराया, कहते हुए कि ये मत भूलो कि वो प्रधानाचार्य था।
मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बस धीरे से बड़बड़ाया कि ये वास्तव में एक डरावना बूढ़ा आदमी था। जब खाना परोसा गया तो डोरा के मुंह में पानी आ गया, जिससे कबीले के प्रमुख हंस पड़े। लड़की की बुद्धिमत्ता और चालाकी की प्रशंसा की, लेकिन फिर भी आत्मा के गुण का अनुमान नहीं लगा पाई। प्रशंसा पाकर वो खुश हो गई। उसका नाक गर्व से फूला हुआ था और उसने स्वीकार किया कि उसका जीवन दर्शन केवल उसकी उपस्थिति का ख्याल रखना था। कबीले के प्रमुख उत्सुक थे। उन्होंने सुना था कि उसका पूरा रूप बहुत खास और आकर्षक था, इसलिए उन्होंने इसे देखने की इच्छा व्यक्त की। डोरा झिझक रही थी, लेकिन आधे मजाक और आधे गंभीरता में कहा कि क्योंकि उन्हें एक सुंदर बूढ़ा आदमी लगा हुआ, उन्हें बाद में दिखाएगी। अचानक उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया और वास्तव में दूर से एक गुप्त हमला हुआ। सौभाग्य से उन्होंने समय रहते उसे बेअसर कर दिया। रोशनी बुझ गई और एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया, एक पुराना प्रतिद्वंद्वी जिसे उन्होंने विनाशक कहा था। कुछ ही चालों में लड़ाई तुरंत छिड़ गई, जिससे महल की छत ढह गई। खतरनाक स्थिति देखकर कबीले के प्रमुख ने हाना को मेरे समूह को निकालने का आदेश दिया, उसे किसी भी कीमत पर मेरी रक्षा करने के लिए निर्देश देते हुए। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, उन्होंने पूरे महल को नष्ट होते हुए देखा। आत्माओं को एक रहस्यमय महिला ने एक एक करके नष्ट कर दिया। हाना को लड़ाई में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वो लगभग गोली मार दी गई। यहाँ तक कि मैं भी खतरे में पड़ गया। इस बीच मायावू ने महसूस किया कि वो व्यक्ति परिचित लग रहा था। पता चला कि ये वही भाई था जिसकी वो इतने समय से तलाश कर रही थी। वो अपने असली रूप में वापस आ गई। कई सवालों के साथ आगे बढ़ी, लेकिन उस परिचित भाई ने बिना किसी झिझक के तुरंत अपनी ही बहन पर हमला कर दिया। मायावू को गिरते हुए देखकर मैं तुरंत उस दुश्मन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उसी समय मेरे दिमाग में अचानक एक काली छाया दिखाई दी। तलवार के एक ही झटके में आसपास का पूरा दृश्य अजीब हो गया। मेरा शरीर मानो 5 साल की उम्र में लौट आया था। मेरे सामने परिचित विशालकाय प्राचीन वृक्ष था और पीछे से मैंने अपनी माँ की प्यारी आवाज सुनी और फिर खुद को गले लगाने वाली गर्म बाहों को महसूस किया। इससे पहले कि वो दृश्य शांत होता हुआ तुरंत बदल गया, क्योंकि वो महिला धीरे धीरे एक विकृत रूप में बदल गई जो मुझे मारना चाहती थी। वास्तव में डोरा मेरी जान को लेकर चिंतित होने के कारण अपने आंसू नहीं रोक पाई, जबकि मुखिया अभी भी विनाशक से पूरी ताकत से लड़ रहा था। हाना अकेली उस पागल महिला का सामना कर रही थी, लेकिन वो स्पष्ट रूप से थक चुकी थी। हाना के गंभीर रूप से घायल होने का फायदा उठाते हुए किसी और ने पीछे से एक गुप्त हमला किया। नरभक्षी फूल से चीख सुनाई दी। दादाजी ने तुरंत उस व्यक्ति को संभाला और फिर अपनी पोती को बचाने के लिए उपचार मंत्र का इस्तेमाल किया। हालांकि एक हाथ से उपचार और दूसरे से बचाव करते हुए वह विनाशक के भयंकर हमलों को मुश्किल से रोक पाए। अंततः उन्होंने बारी बारी से दबाव डाला, जिससे मुखिया को नीचे गिरा दिया गया। अपने अंतिम क्षणों में उनकी सबसे प्यारी पोती की छवि अचानक एक रोशनी की तरह दिखाई दी, जिससे उनकी इच्छा शक्ति और शक्ति तीव्र रूप से बढ़ गई। उनकी आंखों से बिजली की चमक जैसी किरणें निकली जो आकाश को चीर रही थीं। उनकी अद्वितीय शक्ति को बुलाया गया और युद्ध संतुलित हो गया। हालांकि अभी भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मुखिया की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे विनाशक ने तुरंत हरा दिया। दुश्मन ने तो उसकी आत्मा को भी अंदर से निकालकर बेरहमी से कुचल दिया। इस भयानक दृश्य का सामना करते हुए नरभक्षी फूल और डोरा दोनों सदमे में जम गए, बेबसी से दुश्मन को जाते हुए देखते रहे। इस आपदा के बाद मेरा समूह ही एकमात्र जीवित बचा था। खबरों ने तुरंत बताया कि उपनगर में ब्लैक रोज महल रातों रात ढहा दिया गया था। डोरा इतनी गुस्से में थी कि वो रिमोट कंट्रोल को ही निगल जाना चाहती थी, जबकि नरभक्षी फूल रो रहा था और अपने मालिक का हर कीमत पर इलाज करने के लिए दृढ़ थामाए वो अपनी निराशा नहीं छिपा सकी जब उसे पता चला कि वो भाई जिसे वो इतने समय से ढूंढ रही थी वही दुश्मन था। मैं चुप रहा, जानता था कि हमारी वर्तमान शक्ति उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी। यदि हमने फिर से लड़ाई लड़ी तो जीवित रहने की संभावना लगभग शून्य होगी। मुझे फोन की ओर घूरते देख डोरा इतनी गुस्सा हो गई कि उसने मेज पलट दिया, सोचकर कि मैं बस खेल रहा था या नहीं समझ रही थी कि मैं वास्तव में सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऑनलाइन मुझे पिछली रात की पूरी लड़ाई का एक वीडियो मिला। जाहिर है किसी ने उपग्रह का उपयोग करके बचे हुए निशानों से रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीम किया था। मैंने उस खाते का भी पता लगाया जिसने इसे पोस्ट किया था, एक ऐसा व्यक्ति जो समनर अनुसंधान पर लेख पोस्ट करने में माहिर था। इस व्यक्ति ने तो सबसे प्यारा समनर नामक लेखों की एक लंबी श्रृंखला भी लिखी थी। हालांकि चित्र अनाड़ी थे, लेकिन एक समनर के दैनिक जीवन का वर्णन करने वाली सामग्री बेहद विस्तृत और सटीक थी, जिससे मुझे संदेह हुआ कि लेखक वास्तव में एक सच्चा समनर था। यह सोचकर मुझे एहसास हुआ कि अगर हम उसे ढूंढ पाते तो वह हमारे पलटवार की कुंजी हो सकती थी। जांच के बाद मुझे पता चला कि वो उस दिन होने वाले एक पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम में आएगी। पूरा समूह तुरंत निकलने की तैयारी करने लगा। नरभक्षी फूल को हाना की देखभाल के लिए छोड़ दिया। हालांकि मैं अक्सर उससे लड़ता था और उसे चिढ़ाया करता था, लेकिन मेरे मन में यह तय था कि हाना को चोट पहुंचाने वाले को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच रेलवे प्रणाली ने एक आपातकालीन घोषणा जारी की कि अनुरोध के अनुसार ट्रेनें निर्दिष्ट स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी।
हालांकि उस लड़की ने फिर भी आसानी से एक तेज गति से चलती ट्रेन का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। इतना ही नहीं, वो वेंडिंग मशीनों से मुफ्त कोका कोला भी ले सकती थी और अपनी मर्जी से फर्शों के बीच टेलीपोर्ट भी कर सकती थी। उसकी एक और अजीब आदत ये थी कि वो बड़ी इमारतों पर लगी सभी स्क्रीन को अपनी ही छवियों में बदल देती थी। मायवू ने लक्ष्य को पहचान लिया, जबकि डोरा ने लापरवाही से सोचा कि एक पुरानी ईंट भी उस छोटे से शरीर को गिरा सकती है। लेकिन मैंने चेतावनी दी कि उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि विरोधी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। हमें पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम में घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन लेखक नहीं आया। लड़की निराश थी, खुद को पर्याप्त प्रसिद्ध न होने का दोषी ठहरा रही थी, जब तक कि उसने अचानक किसी को अपनी कॉमिक पढ़ते हुए नहीं देखा। अत्यधिक खुशी में उसने एक प्रचार बिक्री करने का फैसला किया। 1 खरीदो 10 मुफ्त पाओ। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के संग्रह के लिए किताबों का पूरा ढेर खरीदने के लिए पैसे खर्च किए। लड़की ने लगभग अपना आदर्श लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, लेकिन तुरंत मेरी उपस्थिति को पहचान लिया। मेरा नाम भी जानती थी और डोरा के कचरे के डिब्बे में छिपे होने और मायवू के पेड़ पर छिपे होने का अनुमान लगा लिया। इस प्रकार समूह की पूरी सावधानी पूर्वक नियोजित योजना बुरी तरह विफल हो गई। मिलते ही डोरा ने तुरंत लड़की के गले पर चाकू रख दिया, उससे कई मुद्दों के बारे में पूछताछ की, जिसमें उसके 3 माप या आईडी नंबर जैसे असंबंधित प्रश्न भी शामिल थे। अंत में उसे मेरे द्वारा सिर पर एक जोरदार घूंसा पड़ा। लड़की ने अपना परिचय स्टैन के रूप में दिया, शांति से सभी सवालों के जवाब दिए, यहाँ तक कि अपना घर का पता और आईडी नंबर बताने के लिए भी तैयार थी। उसकी खास क्षमता, जैसा कि उसने दावा किया, अपने फोन को हवा की तरह सुचारू रूप से चलाना था। शुरुआत में समूह ने इस अजीब प्रतिभा का उपहास किया, लेकिन जब स्टैन ने खुलासा किया कि पिछली रात के विनाशक 5 नहीं बल्कि 7 लोग थे, तो सभी दंग रह गए। जिज्ञासु होकर डोरा ने तुरंत फोन छीन लिया ताकि उसे आजमा सके। फिर अंदर से निगरानी कैमरों से अनगिनत डेटा देखकर हैरान रह गई, यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि जो कोई भी इसका मालिक था वह एक ताका झांकी करने वाले से कम नहीं था। मायवू देखने के लिए उत्सुकता से पास आ गई, लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि फोन में चेतावनी बीप सिग्नल देने की क्षमता भी थी और खतरे का स्तर बढ़ने पर स्वचालित रूप से पुलिस को भी कॉल कर सकता था। जैसे ही स्टैन समझा रही थी, इसने एक संकेत दिया और तुरंत बाद एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसने लगभग पूरे समूह को स्वर्ग भेज दिया था। स्टैन ने तुरंत विश्लेषण किया या घोषणा करते हुए कि उनके आसपास के क्षेत्र में 60 नागरिक और 4 संदिग्ध लक्ष्य सतर्क थे। दुश्मन को कुछ 100 मीटर दूर महसूस करते ही वह तुरंत जान बचाने के लिए भाग गई, जिससे समूह को उसका पीछा करना पड़ा। यह सोचकर कि विरोधी ने उसे क्यों निशाना बनाया, स्टैन ने ईमानदारी से कहा कि उसे भी नहीं पता। वे रूसी हथियार डीलर, अमेरिकी खुफिया, यहाँ तक कि कंबोडियन मानव तस्कर भी हो सकते हैं। कोई भी संभावना हो सकती है। यह सुनकर डोरा इस लड़की के लापरवाह व्यक्तित्व पर केवल अवाक रह गई। स्टैन ने आगे कहा कि जितना मजबूत कोई होता है, उसके उतने ही अधिक दुश्मन होते हैं, और यही कारण था। पूरा समूह ये देखकर दंग रह गया कि विरोधी वास्तव में ऐसे अजीबोगरीब जीव थे जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे। जबकि स्टैन ने शांत भाव से निर्देश दिया कि यदि वे सामने की बाड़ से कूद जाते हैं तो उन्हें एक कार इंतजार करती मिलेगी। मैं उस सेल्फ ड्राइविंग कार तकनीक पर अपनी हैरानी नहीं छिपा सका, जिसे स्टैन केवल अपने फोन से नियंत्रित करती थी। इस बीच डोरा पीछे की सीट पर बैठी बराहट में घोषणा की कि दुश्मन उनके पीछे पड़ा है। स्टैन द्वारा स्कैन करने के लिए उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर के आधार पर साथ ही दुश्मन के बैच को पहचानकर सभी को तुरंत पता चल गया कि वे विनाशक थे। डोरा इतनी चिंतित थी कि उसे लगा कि पूरा समूह जल्द ही ऊपर चला जाएगा, लेकिन स्टैन ने इसे टाल दिया, कहते हुए कि उसे झूठी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वही उनका असली निशाना थी। पता चला कि स्टैन ने विनाशकों के मुख्यालय सर्वर में घुसपैठ की थी और उसका पता चल गया था। तब से वे महीनों से चुपचाप उस पर नजर रख रहे थे। स्टैन की बातें सुनकर मैंने उसे अलग नजर से देखना शुरू कर दिया, लेकिन स्टैन को खुद ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने समझाया कि मशीनी आत्माएं केवल निम्न स्तर की आत्माएं थीं, जिन्हें विनाशक गुट में एक भयंकर महिला नेता द्वारा प्रबंधित किया जाता था। हालांकि वे अपने समनर से दूर होने पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकते थे। स्टैन ने उनके रेडियो संकेतों को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे सहायता के लिए कॉल करना असंभव हो गया था। स्टैन के अनुसार उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता दोनों सीमित थीं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उनके हमले बेहद खतरनाक थे और वे इतने स्मार्ट भी थे कि टायरों में गोली मार सकते थे। स्टैन को विश्वास नहीं हुआ, उसे संदेह था कि ये एक बेहतर संस्करण हो सकता है। तनावपूर्ण स्थिति में मायवू और डोरा को उनसे सीधे भिड़ने का काम सौंपा गया, लेकिन उनके दोनों हमलों को आसानी से चकमा दे दिया गया। स्टैन के समन्वय से ही समूह एक को गिरा पाया, लेकिन उसके पीछे मशीनी आत्माओं का एक पूरा झुंड दिखाई दिया जो भयानक गति से पीछा कर रहा था। उन्होंने तुरंत कार को घेर लिया, लगातार बिना रुके गोलीबारी कर रहे थे। सौभाग्य से मैं समय पर समूह की रक्षा के लिए एक पवित्र ढाल बनाने में कामयाब रहा, लेकिन विरोधियों ने तुरंत भारी गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे मैं लगभग नियंत्रण खो बैठा। स्टैन इस समय केवल प्रार्थना कर सकती थी, उम्मीद कर रही थी कि उनके पास विस्फोटक हथियार नहीं होंगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, दुश्मन ने अपने भारी हथियारों का जखीरा दिखाया।
सौभाग्य से गोलियां भटक गईं। पूरे समूह ने सोचा कि वे निशाना थे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि विरोधी आगे की सड़क को नष्ट करने का लक्ष्य बना रहे थे। पल भर में उनकी कार सीधे चट्टान से नीचे गिर गई। डोरा ने उन्हें बचाने के लिए तुरंत अपने पंख फैलाए, लेकिन अत्यधिक वजन के कारण उसका शरीर तेजी से सिकुड़ गया, जिससे सभी जमीन पर गिर गए। जैसे ही वे उतरे, मशीनी आत्माओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पूरा समूह लगभग हताश था, सोच रहा था कि वे केवल आत्मसमर्पण कर सकते हैं, लेकिन स्टैन की विशेष क्षमता के कारण उसने तुरंत अपने फोन से निकटतम कार ढूंढ ली। ये एक विशाल ट्रक था जिसे वो सभी यांत्रिक आत्माओं को टक्कर देने के लिए चलाती थी, जिससे सभी लोग अवाक रह गए। हालांकि दुश्मन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, जिससे स्टैन को गंभीरता से अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। विशाल वाहन अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार में बदल गया जो उसके हाथों में था। कुछ ही चालों में स्टैन ने हावी होकर जीत हासिल कर ली, लेकिन फिर तेल की तेज गंध उठी, जिससे स्टैन को एहसास हुआ कि उसका प्यारा वाहन ईंधन लीक कर रहा था और फटने वाला था। एक पल में उसे दसियों मीटर दूर फेंक दिया गया, जिससे वो बुरी तरह गिर गई। इस समय उसकी नकली विग गिर गई, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया, जिससे मुझे अचानक याद आया कि ये वही अजीब आदमी था जिससे मैं क्लब की गतिविधि के दौरान मिला था। डोरा ने तुरंत जांच करने के लिए नकली विग पकड़ ली। उसके बाद मायावू के साथ उन्होंने एक साथ उसे समलैंगिक कहकर डांटा। स्टैन का चेहरा लाल हो गया जब उसने समझाया कि एक समनर बनने के लिए भेस आवश्यक था। फिर मैंने स्टैन को टीम में शामिल होने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उम्मीद है कि वो हमारी सहायक आंखें बन सके। स्टैन को मेरी टीम के साथ जाना दिलचस्प लगा, इसलिए वो सहमत हो गया। उसके बाद वह पूरी टीम को अपने मोबाइल बेस पर ले गया। वहां स्टैन ने हमें एक विशेष नक्शा दिखाया जो कई वर्षों की उपग्रह अवलोकन का परिणाम था, जिसमें पृथ्वी की सतह पर सभी आध्यात्मिक तरंग गतिविधियों को दर्ज किया गया था। नक्शे पर हरे बिंदु अनजागी हुई समन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि लाल बिंदु विनाशक की गतिविधियों को दर्शाते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि हरे बिंदुओं को धीरे धीरे लाल बिंदुओं द्वारा निगल लिया जा रहा था, साबित करते हुए कि विनाशकारी पक्ष लगातार समन शक्ति पर कब्जा कर रहा था। स्टैन ने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में जागृत आत्माओं की संख्या और संघर्षों में काफी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से हाना के घर में रात जैसी घटनाओं के दौरान जब अनगिनत आत्माएं एक साथ जागृत हुईं। डोरा 17 तारीख के अर्थ के बारे में उत्सुक थी और मुझे अचानक याद आया कि वो वही दिन था जब मैंने डोरा को बुलाया था। स्टैन संयोग में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने तुरंत डोरा की असली पहचान पर सवाल उठाया। सभी की आंखें एक साथ उस पर टिकी थीं, जिससे डोरा भ्रमित और बचने वाली हो गई। ये देखकर स्टैन ने अस्थायी रूप से इसे छोड़ दिया और पूरी टीम को हाना के विला में आगे के सुरागों की तलाश में ले जाने का फैसला किया। जासूसी सॉफ्टवेयर की बदौलत स्टैन ने पूरे दृश्य को फिर से बनाया, जिससे एक अंतरिक्ष प्रणाली समनर की उपस्थिति का पता चला। साथ ही बगीचे में हुई दूसरी लड़ाई के निशान भी मिले। छवियों से डीम नामक एक महिला हत्यारे का पता चला, जो एक अग्नि प्रणाली समनर थी जो अपनी क्रूर शैली के साथ बंदूकों और विस्फोटकों में विशेषज्ञ थी। उसके बगल में मायावू का भाई था, एक पशु प्रणाली हत्यारा जिसका कोडनेम नहा था, जो टोही मिशनों को अंजाम देने के लिए कौवों के झुंड का नेतृत्व करता था। जब स्टैन ने मुझसे मेरे बेहोश होने के अनुभव के बारे में पूछा तो मुझे बस इतना याद आया कि मैं एक अजीब जगह पर भटक गया था, जो अजीब और परिचित दोनों थी, जैसे मेरी माँ से जुड़ा एक बुरा सपना। स्टैन को 5वें व्यक्ति के निशान मिले, एक मन नियंत्रित हत्यारा जिसने मुझे हेरफेर किया था। अदृश्य होने के बावजूद स्टैन एक धुंधली छवि बनाने में सक्षम था। छठा हत्यारा एनी नाम की एक महिला हत्यारा थी, जो भ्रम प्रणाली में विशेषज्ञ थी। वह ठंडी थी और एक चाल से ही जान लेने में सक्षम थी। 7वें व्यक्ति के लिए विनाशकारी पक्ष के अंतिम बॉस के लिए वह असली हत्यारा था, जिसने हाना के दादा को मार डाला था। उसके पास आत्मा और आत्मा दोनों को अवशोषित करने की शक्ति थी। एक सच्चे ग्रिम रीपर से कम नहीं। स्टैन ने निष्कर्ष निकाला कि छापे का उनका असली लक्ष्य केवल हत्या नहीं था, बल्कि जमीन के नीचे छिपे एक रहस्य को लक्षित करना भी था। जब टीम स्थल पर पहुंची तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि महल के तहखाने में हजारों सील आत्माएं थीं, एक विरासत जिसे हाना के परिवार ने संरक्षक के रूप में गुप्त रूप से रखा था, कई सालों से जमा कर रखा है। कौन जानता था कि एक दिन सब कुछ विनाशकों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। मायावू ने अपने गिरे हुए भाई के बारे में सोचते हुए कड़वाहट महसूस की, जबकि स्टैन ने जोर देकर कहा कि हाना के दादा सबसे शक्तिशाली समन थे जिनसे वो कभी मिला था। अगर उन्हें एक साथ 7 विरोधियों का सामना नहीं करना पड़ता तो शायद स्थिति अलग होती। जांच के दौरान टीम को दुश्मन के शरीर का एक टुकड़ा मिला, जिसमें विशेष माइक्रोकण चिपके हुए थे जो एक सुगंध उत्सर्जित कर रहे थे। मायावू ने उसे सूंघा और तुरंत पहचान लिया कि ये लाल स्पाइडर लिली की गंध थी, शहर में एक दुर्लभ फूल जो केवल 300 किलोमीटर दूर एक पत्थर के जंगल में उगता था। स्टैन ने आगे पुष्टि की कि वहां आध्यात्मिक ऊर्जा के निशान थे, यह साबित करते हुए कि 7 विनाशकों में से कम एक वहां कदम रख चुका था। हालांकि मैंने चेतावनी दी कि ये एक जाल हो सकता है, टीम अंततः इस बात पर सहमत हुई कि जवाब खोजने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का समय आ गया है। लड़ने की ताकत के लिए टीम को सबसे पहले ऊर्जा भरने के लिए अपने भूखे पेट भरने की जरूरत थी। ये संयोग से मेरी खाना पकाने की खासियत थी।
स्टैन मेरे द्वारा तैयार किए गए साधारण नूडल्स के इतने स्वादिष्ट होने पर अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। इसका सीधा सा कारण ये था कि मैं कम उम्र से ही आत्मनिर्भर था। अगर मैं अपनी देखभाल करना नहीं जानता तो शायद मैं अब तक जीवित नहीं रहता। खाने के दौरान स्टैन ने अचानक मेरे अतीत के बारे में और जानने का सुझाव दिया। मुझे लगा कि मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि 5 साल की उम्र से पहले मैं बस अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन मेरा परिवार लगातार घर बदलता रहता था, इसलिए मेरे कोई दोस्त नहीं थे। फिर एक दिन मेरे पिता बिना कहे गायब हो गए और कुछ महीनों बाद मेरी माँ भी चली गई। मुझे दूर के रिश्तेदारों ने सहारा दिया। मैं तब तक एक सामान्य जीवन जीने में सक्षम था। ये सब सुनने के बाद डोरा ने धीरे से मुझे सांत्वना दी, जबकि मायावू डोरा के बारे में और जानना चाहता था। लड़की ने झिझकते हुए साझा किया कि वो वास्तव में 3 मिलियन साल से अस्तित्व में थी, लेकिन उसकी यादें बेहद दुर्लभ थीं। केवल कुछ अस्पष्ट खंड बचे थे, जैसे खंडित यादें। उसने जितनी अधिक याद करने की कोशिश की, उसके सिर में उतना ही दर्द हुआ। स्टैन ने गुप्त रूप से उसके शरीर को स्कैन करने की बात स्वीकार की और उसके दिल में कुछ बहुत ही अजीब पाया। यह स्मृति हानि के कारण नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि इसे सील कर दिया गया था। इससे मुझे और भी असहजता महसूस हुई। जैसे ही माहौल तनावपूर्ण हुआ, डोरा ने मजाक किया, खुद को कोरियाई फिल्म की एक नायिका से तुलना की जिसका दिल बंद था। खाने और आराम करने के बाद टीम ने एक नई यात्रा शुरू की। स्टैन की गाड़ी उन्हें केवल जंगल के किनारे तक ही ले जा सकती थी, बाकी रास्ता उन्हें पैदल चलना था। उनके सामने एक अजीब पत्थर का जंगल था, जिससे डोरा को छोड़कर सभी हैरान थे, जो असहज महसूस कर रही थी। वो भावना उसे एक देवी कहे जाने से आई थी, फिर भी उसे स्टैन को एक राजकुमारी की तरह पीठ पर लादना पड़ा। स्टैन के उपग्रह मानचित्र के अनुसार यहाँ एक रहस्यमय प्रवेश द्वार था, जिसका अर्थ था कि वहाँ लोग रह सकते थे। यहाँ कभी एक भीड़-भाड़ वाला गांव था, लेकिन 10 साल पहले पूरा गांव मानचित्र से गायब हो गया था। तब से राहगीरों के रहस्यमय गायब होने की अफवाहें फैल रही थीं, जिससे डोरा स्टैन की कहानी बताते समय डर से कांप रही थी, जिससे उसे मेरे पीछे छिपना पड़ा। जल्द ही मेरी नजर सामने एक लाल क्षेत्र पर पड़ी। जब हम दौड़े तो हमने चमकीले लाल स्पाइडर लिली लाइकोरिस रेडियाटा का एक समुद्र और एक छोटा सा घर देखा। स्टैन ने जांच की और केवल कमजोर आत्मा तरंगों का पता लगाया। ठीक उसी समय मायावू ने टीम को छिपने के लिए नीचे खींचा। किसी को बाहर आते हुए सुना गया, लेकिन वो बस एक लंबा आदमी था जो फूल उगाने के लिए जमीन जोत रहा था। अपनी नंगी आंखों से देखकर मायावू ने पुष्टि की कि वो सिर्फ एक साधारण किसान था, क्योंकि इस जगह पर फोन का सिग्नल कमजोर था। स्टैन अभी तक जांच नहीं कर पाया था, जबकि डोरा बाहर जाकर लड़ने पर जोर दे रही थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। जब आदमी का काम खत्म हो गया तो वो चुपचाप अंदर गया और एक अकेला नाश्ता तैयार किया, लेकिन दृश्य ने शांति का सुझाव दिया। मायावू को तब चिपचिपी गर्मी महसूस हुई, अनुमान लगाते हुए कि एक तूफान आ रहा था, और सभी को जल्दी कार्य करने के लिए कहा। डोरा आलस्य से लेटी हुई व्यस्त थी, जब अचानक उसे एक छोटे से फील्ड माउस ने चौंका दिया, जिससे उनकी योजना का खुलासा हो गया। उस आदमी ने हाथ भी हिलाया, उन्हें अंदर आमंत्रित किया, इसलिए मैंने डोरा को पहले अंदर ले जाने का फैसला किया। आदमी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि कई सालों से कोई आगंतुक नहीं आया था। जब मैंने अपनी टीम का उल्लेख किया तो आदमी भ्रमित लग रहा था, क्योंकि वो अकेला ही वहां रहता था। डोरा ने जांच की और पुष्टि की कि वह एक समनर नहीं था, इसलिए इस समय उनके पकड़े जाने का कारण चूहा था, उसकी गलती नहीं। मैंने कुछ राशन खरीदने की इच्छा व्यक्त की। आदमी ने खुशी खुशी चाय डाली और मुझे कई सामान भी दिए। इस गर्मजोशी से डोरा को लगा कि उन्होंने गलत आदमी को समझ लिया है। आदमी ने यहाँ अपने अकेले जीवन के बारे में बताया। कम राहगीर थे, इसलिए आज मेहमानों के होने से उसे बहुत कुछ बोलने को मिला। एक हल्की हवा चली, जिससे दृश्य और सुंदर हो गया। यहाँ लाल स्पाइडर लिली का समुद्र उसने खुद उगाया था। कई साल पहले जमीन केवल बंजर थी। गांव वालों ने खेती करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उन्हें केवल कड़वे फल मिले। एक मासूम लड़की का मानना था कि काले पत्थरों पर ताजे फूल खिल सकते हैं, लेकिन अनगिनत प्रयासों के बाद सभी विफल रहे। जब वो मर गई तो आदमी ने उसके सपने को जारी रखने का संकल्प लिया। आकाश और पृथ्वी प्रभावित हुए लग रहे थे। फूल धीरे धीरे 1-2 फूलों से उगना शुरू हुए, जब तक कि 10 साल बाद यह जगह फूलों का एक शानदार समुद्र बन गई। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की उस आदमी का पहला प्यार थी। जबकि स्टैन अभी भी जांच कर रहा था, मायावू ने पाया कि तूफान तेज हवाओं के साथ आ गया था। मैंने उस आदमी को अंदर जाकर आश्रय लेने के लिए याद दिलाया, लेकिन वो अपने बैंगनी चेहरे के साथ खड़ा रहा, फूलों के बारे में बुदबुदा रहा था। ये पता चला कि बवंडर फूलों के समुद्र को नष्ट कर रहा था, जिसे उसने इतनी मेहनत से उगाया था। उसका गुस्सा फट पड़ा, उसने अपनी शर्ट फाड़ दी। उसी समय स्टैन ने उस आदमी के शरीर की जांच की और तुरंत सभी को कार्य करने के लिए कहा, क्योंकि वो कब्जे में आ गया था। वो आदमी दर्द में मदद मांग रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे एक विनाशक में बदल गया। उसने मुझे उड़ा दिया और मायावू अंदर घुस गया, लेकिन शरीर की परत बहुत मोटी होने के कारण यह बेकार था। डोरा और मेरी दोनों की चाकू और तलवारें टूट गईं, जिससे हम भ्रमित हो गए। डोरा के पास एक अधिक शक्तिशाली हथियार था, लेकिन उसे बुलाने के लिए मेरे साथ समन्वय करने की आवश्यकता थी। मायावू अधीर था, उसने भयंकर हमला किया, लेकिन उसे पैर से पकड़कर जमीन पर पटक दिया गया और वो बुरी तरह घायल हो गया।
विनाशक मेरी और डोरा की ओर बढ़ने लगा। इतनी दूरी पर स्टैन के उपकरण पूरी तरह से बेकार थे, लेकिन फिर भी वो समय खरीदने के लिए रास्ते को रोकने के लिए बहादुरी से खड़ा हो गया। स्टैन ने आत्मविश्वास से उसे ले एक पृथ्वी तत्व समनर कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक विनाशकारी मुक्के से बचते हुए उसके पीछे टेलीपोर्ट कर दिया। उसने डेटा निकाला, जिससे पता चला कि उसका असली नाम माजू था। 26 साल का मस्तिष्क क्षति और एकाधिक व्यक्तित्व विकार से पीड़ित और एक ठंडे खून वाला अंतर्राष्ट्रीय अपराधी भी था। उन शब्दों ने उसे उकसाया जिससे वो क्रोधित हो गया और उसने स्टैन को उड़ा दिया। उसी समय आकाश से सफेद मानव हड्डियों की बारिश हुई जो मेरे सिर पर गिरी और मुझे भ्रमित कर गई। फूलों के सागर के नीचे अनगिनत मानव अवशेष दफन थे, बूढ़े से लेकर जवान तक, जिससे मुझे समझ आया कि गांव क्यों गायब हो गया। स्टैन को लगा कि स्थिति बिगड़ती जा रही है। उसने मुझे जल्दी कार्य करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मैं स्थिर खड़ा रहा। फिर डोरा के संचारण के कारण मेरे शरीर में अचानक एक शक्ति बढ़ गई। उस शक्ति के साथ मैंने भयंकर पलटवार किया, धीरे धीरे प्रतिद्वंद्वी को अभिभूत कर दिया। लगातार हमलों के बाद मैंने आखिरकार अंतिम प्रहार किया, जिससे उस आदमी के शरीर को ढकने वाली चट्टान की परत टूट गई। स्टैन ने मुझे तुरंत माजू के मूल को नष्ट करने के लिए कहा, इसे हर चीज का अंत मानते हुए। लेकिन उम्मीदों के विपरीत माजू अंकल ने एक कड़वी मुस्कान दी। उन्हें एक अंतिम वसीयत छोड़ना चाहते थे। उसने कहा कि वो वास्तव में मरने योग्य था, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मर सकता था, क्योंकि अगर वे उसे मार डालते तो उसके बाद सब कुछ बहुत बुरा हो जाता। जन्म से ही माजू एक भयानक अभिशाप लेकर आया था। वो एक राक्षस के वश में था, जिसे वो एक परजीवी आत्मा कहता था। वो राक्षस रक्तमांस और यहाँ तक कि मानव मस्तिष्क को पोषक तत्वों के रूप में लेता था। धीरे धीरे उसके शरीर को कुतरता और आक्रमण करता था। जब उसका जन्म हुआ तो उसकी मां कठिन प्रसव के कारण मर गई और उसके पिता भी टूट गए और कुछ साल बाद आत्महत्या कर ली। पूरा गांव माजू को एक आपदायक सामान्य दुनिया में रहने वाला एक राक्षस मानता था। वो उपेक्षा में पला बढ़ा, उसे पीटा गया, बंद कर दिया गया, फिर पहाड़ के पीछे छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी किस्मत पर निर्भर रहे। सभी ने सोचा कि वह भूख या ठंड से मर जाएगा, लेकिन एक अजीब इच्छा शक्ति के साथ माजू जीवित रहा। अस्तित्व के लिए मिट्टी और चट्टानें दोनों खाता रहा। निराशा के अंधेरे में उसने सोचा कि उसे कभी इंसान नहीं माना जाएगा, जब तक कि वो एक छोटी लड़की से नहीं मिला। उस छोटी लड़की का नाम आवा था, जिसमें एक शुद्ध, निर्दोष और दयालु आत्मा थी। उसे पीड़ित देखकर आवा डरी नहीं, बल्कि चुपके से उसे अपना थोड़ा सा चावल दे दिया। उसे इतनी तेजी से खाते हुए देखकर कि उसका गला रुंध गया, लड़की हंस पड़ी। वह मुस्कान माजू के जीवन को रोशन करने वाली पहली धूप की तरह थी। आवा ने उसे खाना लाना जारी रखने का भी वादा किया, इसे दोनों के बीच एक रहस्य मानते हुए। उस दिन से माजू के दिल को पहली बार गर्माहट का एहसास हुआ, और ऐसे ही दिन ब दिन आवा हमेशा उसके लिए अपने भोजन का आधा हिस्सा बचाकर रखती थी। उस छोटी लड़की का एक मासूम सपना था कि इस बंजर काली पथरीली भूमि पर शानदार फूल उग सकते हैं। हालांकि वो जानती थी कि यह असंभव था, फिर भी उसने अनगिनत बीज बोना जारी रखा, विश्वास करते हुए कि एक दिन ये जगह फूलों का एक सुंदर सागर बन जाएगी। उसकी आस्था से उत्सुक और प्रभावित होकर माजू ने शर्माते हुए एक बीज आजमाने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही हफ्तों बाद उसकी भुजा पर, जो गहरे भूरे रंग की पत्थर की परत से ढकी हुई थी, एक सफेद लाइकोरिस फूल उगाया। उस समय आवा खुशी से रो पड़ी और माजू को गले लगा लिया। ये पहली बार था जब उसे लगा कि कुछ ऐसा है जिसे वो वास्तव में बचाना चाहता है। दोनों बड़े होने तक करीब रहे, लेकिन नियति बहुत क्रूर थी। गांव में जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। फसलें खराब हो गईं और अकाल फैल गया। गांव वालों ने स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी दुर्भाग्य के लिए माजू को दोषी ठहराया, मानते हुए कि वो सभी आपदाओं की जड़ था। उन्होंने उसे आकाश के लिए बलिदान के रूप में मारने का फैसला किया। गांव वालों के पागलपन के बीच आवा ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मार पीट, डंडे और लगातार चाकू से वार किए जाने के बावजूद उसने उसे बचाने के लिए कसकर गले लगा रखा था। आखिरी चाकू का वार उसके शरीर में घुस गया। उस नाजुक शरीर से निकला खून अभी अभी खिले हुए सफेद लाइकोरिस फूल को लाल कर गया। जिस क्षण उसने आवा को अंतिम सांस लेते देखा, माजू का दिल मानो फट गया। सालों का जमा हुआ गुस्सा, दर्द और नफरत अब हिंसक रूप से फूट पड़ा। अंदर की परजीवी आत्मा को भागने का मौका मिला। घृणा के साथ मिलकर उसे एक सच्चा राक्षस बना दिया। उसे बांधने वाली जंजीरें टूट गईं और फिर पूरा गांव खून के सागर में डूब गया। जो कुछ बचा था वो दुखद चीखें, प्रतिशोधी आत्माएं और आवा का शव पकड़े हुए माजू था। कड़वाहट से रोते हुए उसने अंतिम विदाई के रूप में खून से सना हुआ लाइकोरिस फूल उसके सीने पर रख दिया। उस दिन से खून और मांस काली मिट्टी में मिल गए। हड्डियों के ढेरों पर धीरे धीरे अनगिनत लाल लाइकोरिस फूल उग आए, जिससे दुखी फूलों का एक सागर बन गया। लेकिन माजू का दिल सड़ गया था। उसने उस अकेली लड़की को मारने के लिए खुद को दोषी ठहराया और पछतावा किया, जिसे वो बचाना चाहता था। वो जानता था कि उसका पाप अक्षम्य था, हजारों बार मरने योग्य था। लेकिन वो ये भी समझ गया था कि एक बार जब वो गायब हो जाएगा तो वो परजीवी आत्मा बच जाएगी और भी बड़ा कहर बर पाएगी। उसके सीने पर जंजीर कोर नहीं थी, बल्कि एक अस्थायी बंधन थी जो उसके शरीर के भीतर दुष्ट आत्मा को बंद कर रही थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसके चारों ओर आत्मा की लहरें फूट पड़ीं, जो स्टैन ने कभी भी दर्ज की थी उससे कहीं अधिक तीव्र थीं। दूरस्थ विनाश संगठन ने भी उस झटके को महसूस किया। तुरंत सभी शेष सदस्यों को बुलाया।
वे समझ गए कि मेरे समूह ने गलती से मुहर तोड़ दी थी, शापित राक्षस को मुक्त कर दिया था। माजू से पहली बार मिलने के दिन को याद करते हुए, जब वो केवल एक आदमी था जो बारिश में फूलों के सागर में घुटने टेककर एक बच्चे की तरह रो रहा था, उन्होंने उसका फायदा उठाया, परजीवी आत्मा को नियंत्रित करने के लिए उसे जंजीरों से बांध दिया। अब वो जंजीर नष्ट हो गई, माजू का दिल धड़कना बंद हो गया, उसका शरीर आत्माहीन एक खाली खोल बन गया। जबकि असली राक्षस बच निकला था, उसने चीखना शुरू कर दिया और मेरे समूह पर पागलों की तरह हमला किया। मायावू पहला शिकार था, उसे एक घातक वार लगा, फिर वो अपने असली रूप में जमीन पर गिर पड़ा। स्टैन भी उड़ गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। मैंने सब कुछ के बावजूद पलटवार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी रक्षा बहुत दुर्जेय थी। डोरा और मेरी विशाल संयुक्त तलवार भी पूरी तरह से टूट गई। मैं खून से लथपथ गिर गया। मधोशी में मैंने एक आभासी स्थान देखा जहां एक सत्ता कसकर जंजीरों में जकड़ी हुई थी। जब मैंने अनजाने में उसे छुआ तो जंजीरें टूट गईं और एक ठंडी रोशनी निकली। वास्तव में राक्षस मेरे और डोरा के पीछे पहुंच गया था। उसकी विशाल मुट्ठी वार करने वाली थी। डोरा हालांकि थकी हुई थी, फिर भी मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी। वो छवि संयोगवश माजू के दिल में आवा की याद से मेल खाती थी, जिससे उसकी गहरी आत्मा में चेतना की अंतिम चिंगारी चमक उठी। राक्षस रुक गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आक्रामक प्रवृत्ति ने उसे मुक्का मारने के लिए मजबूर कर दिया। उस पल में मैंने सपने की दुनिया में जंजीरों की रोशनी को कसकर पकड़ लिया। ये फट गया, हर जगह फैल गया। उस रोशनी ने डोरा को घेर लिया, जिससे उसका शरीर बदल गया। आकाश से तलवारों की बारिश हुई जो राक्षस के शरीर में घुस गई। डोरा अब जागृत हो गई थी, उसके चमकीले लाल पंख चौड़े फैले हुए थे, उसके बाल अग्नि देवी की तरह प्रकाश से जल रहे थे। अकेले उसने अंतिम वार किया, राक्षस को चीरते हुए, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। सूरज की रोशनी धीरे धीरे नीचे आई, अंधेरे को दूर करती हुई। मैं डोरा की बाहों में जागाऊ से ऐसे घूर रहा था मानो वो एक जीवित देवी हो। स्टैन और मायावू को अभी भी जीवित देखकर मुझे राहत मिली और मैंने मुस्कुराया। अंतिम युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया था, लेकिन माजू वास्तव में जीवित नहीं बच सका। मैं नीचे झुका, मुट्ठी भर काली मिट्टी उठाई और विदाई के रूप में उस आदमी पर छिड़क दी। ठीक तभी विनाश संगठन आ गया। केवल एक ठंडा शव देखकर वे बेहद क्रोधित थे। नेता आगे बढ़ा, माजू की आत्मा से यादें पढ़ने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। पूरी सच्चाई समझने के बाद उसने माजू के सीने पर एक लाल लाइकोरिस फूल रखा, सहानुभूति के साथ आह भरिया मानते हुए कि अब से उसे और कष्ट नहीं होगा। डोरा और स्टैन ने जल्दी से मुझे और मायावू को हमारे घावों का इलाज करने के लिए वापस लौटने में मदद की। जैसे ही उन्होंने सोचा कि वे आराम कर सकते हैं, स्टैन का फोन अचानक बज उठा, एक अत्यंत शक्तिशाली मानसिक लहर के करीब आने की चेतावनी देते हुए। पूरा समूह तुरंत डर से कांप उठा, क्योंकि वे समझ गए थे कि ये एक सामान्य संकेत नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद एक महिला दिखाई दी, सीधे कार तक टेलीपोर्ट हो गई। उसने अपना हाथ हवा की तरह हल्के से हिलाया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि पूरी कार तुरंत 2 हिस्सों में बंट गई। मधोशी में मैंने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं, तुरंत एक विनाशक की उपस्थिति महसूस की। प्रतिद्वंद्वी ने कोई दया नहीं दिखाई, अपने गंभीर रूप से घायल साथियों की परवाह किए बिना मेरी आंखों के सामने मायावू और स्टैन दोनों को बेरहमी से मार डाला। अगला लक्ष्य मैं था। उन्होंने मेरे शरीर को कसकर बांधने के लिए स्थानिक कटाव का इस्तेमाल किया, मुझे हवा में निलंबित कर दिया। डोरा की हताश पुकार गूंज उठी, लेकिन मैं जवाब देने के लिए पर्याप्त होश में नहीं था। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने खुद को एक रहस्यमय अजीब जगह पर तैरते हुए, पायाजी से समय की दरार कहा जाता है। मैं बोलना चाहता था, लेकिन खुद को एक शब्द भी निकालने में पूरी तरह असमर्थ पाया। एक रहस्यमय आदमी प्रकट हुआ, उसने लापरवाही से कहा कि मैं मर चुका हूं, कि मेरे सभी साथियों को विध्वंसकों ने मार डाला था और उनकी बुलाने वाली आत्माओं और यादों को सूखा दिया गया था। गुस्से और दर्द के मिश्रण ने मुझे अपने सामने के भ्रम को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। खुद को यह कहकर फटकारा कि मैं सभी को बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। आदमी ने अचानक खुलासा किया कि वो मुझे सब कुछ बदलने के लिए 3 मिनट देगा। जब उसने अपना हुड हटाया तो उसका चेहरा सामने आया, जिससे मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने उसे अपने पिता के रूप में पहचान लिया, जो मेरे बचपन में गायब हो गए थे। वो केवल इतना ही कह पाया कि सब खत्म होने के बाद वो मेरा इंतजार डायमंड फोर्ज में करेगा। उसके बाद एक चमकदार रोशनी ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने खुद को वास्तव में 3 मिनट पहले वापस पाया। घायल होने के बावजूद मैं खड़ा हुआ और अपनी टीम को सावधानी से तैयारी करने के लिए कहा, क्योंकि विध्वंसक आने वाले थे। जैसा कि अनुमान था, वह महिला फिर से प्रकट हुई। उसने कार को आधा काटने के लिए अपनी वही पुरानी चाल चली। हालांकि इस बार कार खाली थी, जिसके अंदर केवल एक टाइम बम छिपा था। मेरी टीम एक अलग वाहन में चली गई थी। स्टेन के उपकरण ने बताया कि बम फट गया था और एक दुश्मन को मार गिराया था, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था। विध्वंसक निश्चित रूप से उनका पीछा करेंगे। मैंने तुरंत टीम से हाना को खोजने के लिए वापस जाने को कहा, लेकिन जब वे लौटे तो उन्हें उसके तकिए पर एक पत्र मिला। स्टेन ने चिंता से अपने फोन की स्क्रीन पर देखा, जिस पर 2 जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित थीं। बुरी खबर ये थी कि विध्वंसक उनसे केवल 2 किलोमीटर दूर थे, जबकि अच्छी खबर ये थी कि उसने हाना का विमान उधार ले लिया था, या विशेष विमान ट्रेस छिपाने में सक्षम था, कम से कम उन्हें अस्थायी रूप से भागने में मदद करने के लिए।
विमान में स्थिर होने के बाद मैंने हाना द्वारा छोड़ा गया पत्र खोला जिसमें लिखा था कि वो डेमन फोर्ज में हमारा इंतजार कर रही होगी। उस नाम ने मुझे बहुत हैरान कर दिया क्योंकि ये वही जगह थी जिसका मेरे पिता ने अभी अभी उल्लेख किया था। मायावू को भी ये परिचित लगा क्योंकि अपने भाई की तलाश करते समय उसने पहले सुना था कि वो प्रशिक्षण के लिए वहां गया था। स्टेन एक जीवित विश्वकोश की तरह था। उसने समझाया कि पौराणिक डेमन फोर्ज सम्मानकर्ता दुनिया का प्राचीन पवित्र स्थान था। प्राचीन काल के सबसे महान युद्ध क्षेत्र के रूप में माना जाता है। केवल वे ही जो वहां की चुनौतियों को पार करते थे वे प्रशिक्षु सम्मानकर्ताओं से सच्चे सम्मानकर्ता बन सकते थे। न केवल विध्वंसक बल्कि हाना के दादा ने भी वहां प्रशिक्षण लिया था। स्टेन को याद आया कि फोर्ज के गहरे अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत और अनमोल खजाने छिपे थे, लेकिन प्रसारित दस्तावेज इतने दुर्लभ थे कि सटीक स्थान लगभग भुला दिया गया था। जब मैंने पत्र में निर्देशांकों को करीब से देखा तो मुझे पता चला कि ये उसी स्थान की ओर इशारा कर रहा था। स्टेन ने दोबारा जांच की और पुष्टि की कि वहां की दूरी 7000 किलोमीटर से अधिक थी, जिसका अर्थ था लगभग 7 घंटे की उड़ान। चर्चा के बाद पूरी टीम ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए सीधे डेमन फोर्ज जाने का फैसला किया। उड़ान ने उन्हें तब तक सुला दिया जब तक स्टेन ने सभी को जगाया नहीं। उनके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। समुद्र में विशाल भंवर एक क्षेत्र जिसे डेड सी कहा जाता है। वर्षों से अनगिनत विमान और जहाज यहाँ बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। स्टेन उत्साहित था। उसका मानना था कि किंवदंती वास्तव में सच थी कि ये भंवर प्राचीन सम्मानकर्ताओं द्वारा बाधा को छिपाने के लिए बनाए गए थे, सामान्य लोगों को रहस्यमय भूमि से अलग करने के लिए। तूफान से गुजरने के बाद कुछ मिनटों के चक्कर और धुंधली दृष्टि के बाद वे ये देखकर चौंक गए कि परिदृश्य बदल गया था। उनके सामने एक हरा भरा द्वीप था, एक सांसारिक स्वर्ग की तरह। डोरा ने तो मजाक में यह भी कहा कि वो ठंडा होने के लिए समुद्र में कूदना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी दूर नहीं हुई। मैंने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और डोरा मुझे शांत करने के लिए पास आई, लेकिन पूरी टीम तब चौंक गई जब उन्हें पता चला कि विध्वंसक किसी तरह उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। महिला ने अपनी तलवार लहराई विमान को 2 हिस्सों में काट दिया, जिससे पूरी टीम स्वतंत्र रूप से गिरने लगी। खतरे के क्षण में स्टेन ने एक प्रणाली को सक्रिय किया, विमान के मलबे को लड़ने के लिए एक विशाल रोबोट में बदल दिया। टीम ने जवाबी हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन दुश्मन टेलीपोर्ट करके चला गया था। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस नहीं ली थी, मायावू ने दूसरे विध्वंसक की उपस्थिति के बारे में चेतावनी दी, एक भारी हथियारों का विशेषज्ञ जो उन्माद में गोलियां चला रहा था। रोबोट धीरे धीरे नष्ट हो रहा था, जबकि तीसरा भी सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। मैंने तोप दाग दी जो लक्ष्य पर लगी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने हमला करने के लिए अजीब काले पक्षियों की एक श्रृंखला जारी की। रोबोट अब और टिक नहीं सकता था। मुझे सभी को डेमन फोर्ज की ओर सीधे जाने का आदेश देना पड़ा, लेकिन विध्वंसक उनके ठीक पीछे थे और खतरनाक स्थिति से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसी क्षण एक नया चरित्र प्रकट हुआ, एक खरगोश कान वाली लड़की जो डेमन फोर्ज की प्रबंधक भी थी। एक आकर्षक लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति के साथ वो लापरवाही से पास आई लाल कार्ड दिखाए। उसने ठंडे लहजे में घोषणा की कि उनके समूह ने द्वीप के 12 प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। इस उपस्थिति ने विध्वंसकों को रुकने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि जब उनमें से एक ने उस पर लापरवाही से बंदूक तान दी तो उसने बस हल्के से अपनी उंगलियां हिलाई, हथियार को दूर धकेल दिया और ठंडे लहजे में पूछा कि क्या वे जानते हैं कि ये डेमन फोर्ज है। बोनी ने अपनी आकर्षक सुंदरता का उपयोग करते हुए उस समूह को डेमन फोर्ज के अपरिवर्तनीय नियमों के बारे में गंभीर रूप से चेतावनी दी। उसने जोर दिया कि पहला सिद्धांत यह था कि अखाड़े के बाहर किसी को भी नहीं मारना चाहिए, चाहे उनके पास कोई भी दुश्मनी हो। यदि वे समस्या को हल करना चाहते हैं तो उन्हें द्वीप छोड़ना होगा। यदि वे जानबूझकर इसका उल्लंघन करते हैं, चाहे वे अरबपति जनरल या शक्तिशाली व्यक्ति हो, तो भी उन्हें इस स्थान के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। बोनी ने यह भी महसूस किया कि वे सभी इस फोर्ज से स्नातक हुए थे, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के धमकी दी कि यदि वे पालन नहीं करते हैं तो पर्यवेक्षक उन्हें फिर से प्रशिक्षित करने के लिए मजबूर करेंगे। महिला विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसे नेता ने रोक दिया, क्योंकि डेमन फोर्ज में यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली को भी बोनी का सम्मान करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप उन्हें चुपचाप पीछे हटना पड़ा। जैसे ही उनकी परछाई गायब हुई, बोनी ने अपना रवैया बदल दिया, सार्वजनिक रूप से तिरस्कार व्यक्त किया। मेरी टीम ने राहत की सांस ली क्योंकि वे एक आपदा से बच गए थे। स्टेन और डोरा ने उत्साह से उसका बार बार धन्यवाद किया, बोनी को परी बहन कहते हुए लगातार प्रशंसा की। उसने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदली, मुस्कुराकर उन्हें फोर्ज में स्वागत किया और साथ ही उन्हें पंजीकरण स्क्वायर में फिर से मिलने का समय दिया। मेरे पास पूछने के लिए कई सवाल थे, लेकिन बोनी रेत पर हवा की तरह फिसल गई है, मैं विस्मय में छोड़ गई। पूरी टीम रेगिस्तान जैसी गर्म रेत पर घसीटते हुए चल रही थी, अभी तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुंची थी। अचानक पीछे से एक आवाज गूंजी। यह एक विशाल छिपकली पर सवार एक आदमी था, जिसने खुद को रिचर्ड के रूप में पेश किया, एक यात्रा व्यापारी जिसने उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की। उन्हें घायल देखकर रिचर्ड ने रुचि दिखाई, जबकि डोरा ने जल्दी से बताया कि पूरी टीम लगभग मार दी गई थी। आदमी बस मुस्कुराया, कहते हुए कि उनकी यहाँ उपस्थिति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह द्वीप अनिवार्य रूप से अनगिनत अपराधियों और मौत की सजा पाए लोगों के लिए स्वर्ग है। इन शब्दों ने रिचर्ड को गलतफहमी में डाल दिया, सोचते हुए कि वे भगोड़े थे, लेकिन डोरा ने जल्दी से समझाया।
रिचर्ड जोर से हंसाया, आश्वासन देते हुए कि डेमन फोर्ज में केवल कानून मौजूद है जो अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं करता है। स्पष्ट करने के लिए उसने प्राचीन किंवदंती सुनाई जब रक्षकों और विध्वंसकों के बीच एक लंबे युद्ध ने दुनिया को जला दिया था। उन दुखद वर्षों के बाद दोनों पक्षों को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। सम्मनकर्ताओं ने दुनिया से अलग एक द्वीप बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए। तब से सभी संघर्षों को नियमों के अनुसार निष्पक्ष रूप से हल करने के लिए अखाड़े में लाया गया। हैज़बकी अखाड़े के बाहर हत्या करना सख्त वर्जित है। रिचर्ड ने डेमन फोर्ज की तुलना सम्मनकर्ता दुनिया के ओलंपिक खेलों से की। कहानी ने मेरी टीम को यह समझने में मदद की कि विध्वंसकों ने उन्हें पहले क्यों नहीं मारा। स्टेन उल्लंघन के परिणामों के बारे में उत्सुक था और रिचर्ड ने पुष्टि की कि जो कोई भी नियम तोड़ता है वो पूरी सम्मनकर्ता दुनिया का सामान्य दुश्मन बन जाएगा। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे विरोध नहीं कर सकते। बातचीत के दौरान वे द्वीप के आवासीय क्षेत्र में पहुंच गए। डोरा ने रुचि से चारों ओर देखा जबकि रिचर्ड ने रास्ता दिखाया। बाईं ओर हवाई अड्डा और बंदरगाह थे। सामने फोर्ज टाउन था और मुख्य शहर के माध्यम से डेमन फोर्ज का प्रवेश द्वार था। उन्हें इस जगह के सबसे प्रसिद्ध पब में एक लंबे आदमी ने बधाई दी। ये गुप्त पेय के लिए प्रसिद्ध था जिसे पब मालिक और रिचर्ड नए आने वालों को बेचने के लिए सहयोग करते थे। मेरी टीम को कोई संदेह नहीं था। उन्होंने एक घूंट लिया और इसे स्वादिष्ट ताज़ा बताया और ये जानकर आश्चर्यचकित हुए कि पेय में औषधीय प्रभाव भी थे। उन्होंने उत्सुकता से और अधिक के लिए बुलाया या महसूस नहीं किया कि ये एक प्रकार का व्यसनी तरल था। जब भुगतान करने का समय आया तो वे अत्यधिक कीमत देखकर भयभीत हो गए, लेकिन रिचर्ड ने दयालुता का नाटक किया और उन्हें पैसे उधार दिए। उसके बाद वह उन्हें फोर्ज टाउन के चारों ओर ले गया, एक हलचल भरा स्थान जिसमें सभी प्रकार की दुकानें और सम्मानकर्ता भरे हुए थे। स्टेन ने उत्साह से यादगार तस्वीरें ली और पूरी टीम एक कपड़े की दुकान पर रुक गई। उनके फटे पुराने कपड़े देखकर मैं खरीदारी करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन अंदर कदम रखते ही वे विलासिता से अभिभूत हो गए। स्टेन एक लोलिता ड्रेस से मंत्रमुग्ध हो गया। मायावू बिल्ली के कपड़ों की प्रशंसा करती थी और डोरा ने अधोवस्त्र पर ध्यान दिया। मैं बस खड़ा रहा या देखकर भ्रमित था कि लड़कियां इतनी मंत्रमुग्ध थीं। मुझे खुद को बेहतर दिखाने के लिए सिर्फ एक सफेद शर्ट की जरूरत थी। अंत में सभी ने अपने लिए एक नई वस्तु चुनी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि रिचर्ड और दुकान के मालिक के बीच मिली भगत के कारण कीमतें बढ़ जाने से उन्हें फिर से धोखा दिया गया है। फिर भी पूरा समूह खुश था सोचकर कि उन्हें एक दयालु बेनिफैक्टर मिला है। शाम तक वे फोर्ज के पंजीकरण हॉल में मौजूद थे। दृश्य भव्य था, सभी प्रकार के लोगों से भरा हुआ था और ऊंचे मंच पर बोनी थी जिसने उन्हें बचाया था। माहौल एक संगीत समारोह की तरह जीवंत था जिससे मेरी टीम भी उत्साहित हो गई। बोनी ने परिचय दिया कि हर कोई पंजीकरण के लिए 4 द्वारों में से एक को चुन सकता है, लेकिन प्रवेश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 2 मिलियन की भारी फीस देनी होगी। वो संख्या बिजली की तरह पूरे समूह पर गिरी। तब स्टैन ने शांति से पहले भुगतान किया, जिससे डोरा को आश्चर्य हुआ कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए, जबकि स्टैन सिर्फ हंसता रहा या कहते हुए कि उसने अभी अभी कुछ मैक्सिकन तस्करों के खातों को हैक किया था। इतना कहकर वह अपने साथियों को पीछे छोड़कर अंदर चला गया। पूरे समूह को हैरान छोड़ गया। इस समय एक मांसपेशियों वाले व्यक्ति ने बात की, उनका मजाक उड़ाते हुए कि वे गरीब थे और उन्हें एक तरफ खड़े होने के लिए कहा। मैंने समूह को गेट नंबर 2 पर ले जाने का फैसला किया, जहां मानदंड सुंदर लोगों का चयन करना था। डोरा आसानी से पास हो गई क्योंकि उसकी कामुक काया थी। उसने मेरे हाथ भी पकड़े और मुझे मास्टर कहा, जिससे मैं भ्रमित हो गया। मायावू ने भी कोशिश की, लेकिन उसकी उपस्थिति के लिए उसे बुरी तरह से फटकार लगाई गई, इसलिए वह शारीरिक परीक्षण के लिए गेट नंबर 3 में बदल गई। गुस्से में उसने एक शक्तिशाली मुक्का मारा और अप्रत्याशित रूप से स्वीकार कर लिया गया। अंदर वह अभी भी गुस्से में थी, इसलिए मुझे उसे सांत्वना देनी पड़ी। वे ये देखकर हैरान रह गए कि रिचर्ड भी मौजूद था। जब उससे पूछा गया कि उसने कौन सा गेट चुना तो रिचर्ड ने सीधे प्रतिष्ठा के लिए गेट नंबर 4 चुना, जहां प्रसिद्ध लोग, राजनेता और यहां तक कि पूर्व राष्ट्राध्यक्ष भी एकत्र हुए थे। ये पता चला कि वो शीर्ष वैश्विक भगोड़े अपराधियों के बीच अंडरवर्ल्ड में प्रसिद्ध था। रिचर्ड ने कहा कि यदि 10 लाख समनकर्ता इन 4 द्वारों में से किसी एक से नहीं गुजर सकते हैं तो वे परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होंगे। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, बोनी फिर से प्रकट हुई, एक नई यात्रा की घोषणा करते हुए। उसने समझाया कि वे अब फोर्ज अखाड़े में थे जिसमें 100 मंजिलें थीं। हर 10 मंजिलों पर एक चेक पॉइंट होगा और अगर वे विफल होते हैं तो वे केवल उस बिंदु से वापस आ सकते हैं। हालांकि शुरुआती मंजिलें इतनी मुश्किल नहीं थीं, लेकिन वे कई प्रतिभागियों को हार मानने के लिए काफी थीं। रिचर्ड ने 5 साल से चुनौती दी थी, 9वीं मंजिल पर उच्चतम रिकॉर्ड बनाए रखा था। यह सुनकर पूरा समूह अपनी हैरत छिपा नहीं सका। डोरा ने उत्साहपूर्वक कहा कि वो सभी 100 मंजिलों पर विजय प्राप्त करना चाहती है, जिससे सभी हंस पड़े। जल्द ही उन्हें पहली मंजिल पर ले जाया गया, जो प्रतिभागियों के लिए मुफ्त आराम के लिए एक लग्जरी होटल था। जैसे ही उसे खाने की गंध आई, मायावू तेजी से उस दिशा में दौड़ी। पहला नॉकआउट मैच कल आधिकारिक तौर पर शुरू होगा, लेकिन कई पुराने प्रतिभागियों को अच्छी तरह से पता था कि वास्तविक प्रतियोगिता अभी से ही शुरू हो चुकी है। पुराने प्रतिभागियों के अनुसार इस मंजिल पर जज एक विश्व स्तरीय जाल मास्टर था, जिसे दुर्भाग्यशाली प्रतिभागियों को यातना देना और सताना पसंद था।
ऐसा कहा जाता था कि वो भोजन में जहर डालता था जिससे सैकड़ों लोगों को एक साथ दस्त हो जाते थे, जिससे उन्हें हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इससे भी अधिक भयावह उसने एक बार बाथरूम में राक्षस रक्त की असंख्य चौंकें छोड़ दी थीं, जिससे पूरी रात अराजकता फैल गई थी। हालांकि मेरा समूह अभी भी पूल में मजे कर रहा था, पूरी तरह से अनजान। मुझे एक कोने में चुपचाप बैठा देखकर पूरे समूह को आश्चर्य हुआ कि मैंने अपना स्विमिंग सूट क्यों नहीं बदला। वास्तव में मैं सिर्फ 16 साल का था और दूसरों के साथ नहाने का आदी नहीं था, खासकर एक आत्मा बिल्ली और एक प्रतिरूपणकर्ता के साथ, जिससे मैं असहज महसूस कर रहा था और दूरी बनाए रखता था। इस दूरी ने उन्हें अपमानित महसूस कराया, इसलिए उन्होंने एक साथ मेरा मजाक उड़ाया और मुझे धमकाया। ठीक उसी समय बोनी की छवि अप्रत्याशित रूप से फोर्ज टीवी स्क्रीन पर दिखाई दी। उसने खुद को वो व्यक्ति बताया जो उन्हें इस अखाड़े से परिचित कराएगा, इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान में सबसे मजबूत योद्धा हाना थी और उसकी साथी लुकोन मानवभक्षी फूल था। बोनी के अनुसार हाना सीधे 11वीं मंजिल पर पहुंच गई थी। उसने उत्कृष्ट क्षमता का प्रदर्शन किया था, एक नया सितारा बन गई थी और यहाँ तक कि कई लोगों द्वारा देवी के रूप में भी मानी जाती थी। जब मेरे समूह ने यह खबर सुनी तो उन्होंने पुष्टि की कि हाना वास्तव में फोर्ज में थी और उसकी प्रगति पहले से कहीं अधिक थी। इसलिए पूरे समूह को यह भी समझ आया कि उन्हें गंभीरता से लड़ना होगा। अच्छी तरह से नहाने के बाद हर कोई आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आया, लेकिन पुराने प्रतिभागियों ने अभी भी फुसफुसाते हुए कहा कि सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी शुरू हुआ था। वास्तव में उस रात जब डोरा और मैं गहरी नींद में थे, कमरे में अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगीं। सभी दीवारें धीरे धीरे बंद हो गईं और दरवाजे और खिड़कियां दोनों अवरुद्ध हो गईं। डोरा ने उत्साहपूर्वक तोड़ने के लिए अपने कसाई का चाकू निकाला, लेकिन कुछ वार के बाद दरवाजा बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, बल्कि ब्लेड टूट गया। उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये एक जटिल जाल था। डोरा ने समय तेजी से बीतने के साथ विभिन्न तरीकों की कोशिश की और फिर अचानक अपनी समन करने की क्षमता याद आई, खुद से कहा कि वो कोई भी उपकरण बुला सकती है और इस तरह उसने दरवाजा खोलने के लिए एक सार्वभौमिक कुंजी बुलाई। इससे उन्हें बाहर निकलने और ये पता लगाने में मदद मिली कि सभी कमरों पर हमला हो रहा था। जब वे मायावू के कमरे में पहुंचे तो दोनों एक विशाल हरे तिलचट्टे को बाहर निकलते हुए देखकर हॉरिफाइड रह गए। ये सोचकर कि यह खतरनाक था, मायावू ने उन्हें शांत किया, या समझाते हुए कि यह सिर्फ एक विशेष रूप था जिसका उपयोग वो आसानी से बचने के लिए करती थी। धीरे धीरे कई अन्य लोग भी थाई जादूगरों से लेकर सुपर हीरो शक्तियों वाले बच्चे तक भाग निकले। हालांकि स्टैन अभी भी कहीं नहीं दिख रहा था। अंतिम कमरे को देखते हुए वे खून को बाहर फैलता देखकर कांप उठे। मायावू ने गला रुंधे हुए कहा, खुद से सोचा कि भले ही स्टैन के पास सिर्फ एक M4 था और एक अजीब व्यक्तित्व वाला ओटाकू था, लेकिन उसे सच में उम्मीद थी कि उसे कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। सौभाग्य से तुरंत बाद स्टैन अचानक छत से नीचे कूद गया, घोषणा करते हुए कि वो अपनी सहन शक्ति क्षमता का उपयोग करके वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से बच निकला था। तभी लाउडस्पीकर पर एक घोषणा गूंज उठी। ये पहली मंजिल के जज थे जिन्होंने घोषणा की कि प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रतिभागी भ्रमित थे, सोचकर कि परीक्षा का कार्यक्रम कल आधी रात के रूप में था। उन्हें समझ आया कि खेल के नियम सक्रिय हो गए थे। ये कार्य जीवित रहना और होटल से बाहर निकलना था। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त किए के बाद एक धमाकों की श्रृंखला गूंज उठी और लगातार जाल सक्रिय हो गए। पूरा होटल एक ज्वालामुखी रसातल में बदल गया। फर्श ढहने लगा और मेरा समूह नीचे खींचा गया। डोरा को मुझे सभी को सुरक्षित स्थान पर खींचने में मदद करने के लिए अपने वास्तविक रूप में वापस आना पड़ा। ये सभी क्रियाएं जज द्वारा स्क्रीन के माध्यम से देखी जा रही थीं। वो हंसाया, विश्वास करते हुए कि भले ही वे कमजोर लोगों को बचा लेते हुए कहीं और गिर जाएंगे। इस बीच कई अन्य प्रतिभागी या तो लड़ने की कोशिश कर रहे थे या घबराकर रो रहे थे, खेल छोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। असंख्य चुनौतियों के बाद मेरा समूह एक दरवाजे के पास पहुंचा जिस पर निकास लिखा हुआ था और साथ ही चेतावनी भी थी कि ये एक जाल हो सकता है। बार बार पढ़कर वास्तविक और नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ पूरा समूह निराशा में डूब गया। हालांकि मैंने फैसला किया कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और साहसपूर्वक दरवाजे पर हमला किया। आखिरकार यह खुल गया और उन्हें पहली मंजिल के अंतिम बिंदु पर ले गया। नाक वाले जज ने बताया कि केवल 30 लोग जीवित बचे थे, 49 घायल हुए थे और 13 मर गए थे। जो अभी अभी बचे थे वे गुस्से में उसके चारों ओर जमा हो गए, मला करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी जिससे बाकी लोग भयभीत हो गए। उसने उन्हें कोल्डली याद दिलाया कि यद्यपि फोर्ज के नियम एक जज को मारने की अनुमति देते हैं, उन्हें अपनी ताकत को जानना चाहिए। फिर उसने अपने हाथ ताली बजाई और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनगिनत खजाने नीचे गिर गए। अंदर यादृच्छिक लूट थी। कुछ भाग्यशाली लोगों को सोना और चांदी मिला, जबकि अन्य बदकिस्मत लोगों को केवल एक बेमेल पुराना बूट मिला। स्टैन हिचकिचाया, खुद से बड़बड़ाते हुए कि वो एक नारंगी रंग का दिव्य हथियार खोलेगा जिसे वो पसंद करता था। उसने मंत्रों का पाठ तब तक किया जब तक डोरा चिंतित नहीं हो गई, लेकिन जब उसने इसे खोला तो उसे सिर्फ ढेर सारा भारी बारूद मिला। जज ने घोषणा की कि प्रथम पुरस्कार विजेता स्टैन था, क्योंकि उसका पुरस्कार एक टाइम बम था जो अगली मंजिल का रास्ता खोलेगा। इसके लिए धन्यवाद। सभी प्रतिभागी दूसरी मंजिल पर चले गए। जैसे ही वे उतरे, सभी ने सोचा कि वे नरक में गिर गए हैं और फिर अचानक बोनी से डर गए।
फिर उसने उन्हें शांत किया या समझाते हुए कि मानसिक जज और पिछली मंजिल के जाल गायब हो गए थे। ये मंजिल एक निष्पक्ष प्रतियोगिता होगी और वो प्रभारी थी। ये परीक्षण एक गति परीक्षण था। प्रत्येक प्रतिभागी को 20 लैप दौड़ने थे और पहले 15 फिनिशर जीतेंगे। मैच का सीधा प्रसारण भी किया गया। मैं उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि पिताजी और हाना मुझे देख सकते थे। सभी ने वार्म अप करना शुरू कर दिया। मायावू अपनी गति पर भरोसा कर रही थी और डोरा उत्साहित थी, मानते हुए कि उसके बड़े पंख सभी को पीछे छोड़ देंगे। मुझे स्टैन की चिंता थी क्योंकि यहाँ कोई कार या हवाई जहाज नहीं था, लेकिन स्टैन ने अभी भी दृढ़ता से घोषणा की कि उसके पास पहला स्थान जीतने का एक तरीका है। जबकि नए प्रतिभागी उत्साहित थे, पुराने प्रतिभागियों ने पहले ही अपने गुप्त हथियार तैयार कर लिए थे। 5 मिनट के वार्म अप के बाद बोनी ने घोषणा की कि प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। जैसे ही बंदूक चली, सभी अपनी पूरी ताकत से दौड़े। इस बीच विनाशकारी संगठन की ओर वे एक बार फिर माजू के अंदर के राक्षस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि वे अभी भी प्रतिशोध से भरे हुए थे और मुझे पीड़ा पहुंचाना चाहते थे। अग्रणी प्रतियोगी मायावू थी, जो इतनी तेजी से दौड़ी कि दर्शकों ने सोचा कि वो एक चलती फिरती वेदी है। उसके बगल में उत्तर से उड़ती हुई एक निंजा गिलहरी थी, जो दौड़ते हुए एक साथी बुलाने वाले का अभिवादन कर रही थी। ठीक उनके पीछे मैं और डोरा की जोड़ी थी। एमसी ने हमें एक 11वीं कक्षा का लड़का और उसकी प्रेमिका बताते हुए कोई संकोच नहीं किया, जो बहुत रोमांटिक तरीके से गले मिल रहे थे, जिससे हम दोनों शर्म से लाल हो गए। मुझे लगा कि एमसी बहुत बातूनी है, जबकि डोरा शर्मीली थी, लेकिन वो जो कह रही थी वो सही था, इसलिए मुझे भी मजा आया। उनके बाद सिस्टम 3 का महाजादूगर एक चुड़ैल की झाड़ू पर सवार था, जैसे कि वो किसी परी कथा से निकला हो। उसके पीछे रहस्यमय पॉइजन मास्टर और गिलो के साथ साथ कई अन्य प्रतियोगी भी करीब से उनका पीछा कर रहे थे। विशेष रूप से एक पिता पुत्र की जोड़ी भी भाग ले रही थी और प्रसिद्ध कॉमिक बुक कलाकार हीरो का विशेष आगमन हुआ था, जिन्होंने प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने काम से छुट्टी ले ली थी। अपनी पहचान छुपाने के बावजूद वह अंततः एमसी द्वारा पहचाना गया, जिससे उत्साहित प्रशंसकों ने ऑटोग्राफ के लिए उसका पीछा किया। उन्हें पीछा छुड़ाने के लिए अपनी तीव्र गति से बर्फ खींचने की कला का उपयोग करना पड़ा। इससे कुछ पुराने प्रतियोगियों ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, लेकिन बोनी ने न केवल उसे प्रतिबंधित नहीं किया, बल्कि वो उत्साहित भी दिखी और यहाँ तक कि उसने मजाक में कहा कि अगर एक बेकार बूढ़े आदमी के पास पेड़ लगाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो उसे वापस जाकर और अभ्यास करना चाहिए और अगले साल लौटना चाहिए। ठीक उसके बाद एक आकृति इतनी तेजी से गुजरी कि एमसी भी चकित रह गया है, सोचकर कि अभी अभी क्या उड़ा। पता चला कि ये स्टैन एक रॉकेट पर सवार था, जिसने पलक झपकते ही अधिकांश प्रतियोगियों को पार कर लिया, यहाँ तक कि मायावू को भी पीछे छोड़ दिया। वो बहुत परेशान थी, ये जानने के लिए उत्सुक थी कि स्टैन को रॉकेट कहाँ से मिला। दरअसल एक सैन्य अभ्यास चल रहा था। स्टैन ने लापरवाही से एक उधार ले लिया, सोचकर कि वे शायद ध्यान नहीं देंगे। दौड़ के दौरान उसने सभी को सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला था। वास्तव में कई पीछे छूटे हुए प्रतियोगियों को अचानक एक साधारण सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें तेजी से दौड़ने की जरूरत नहीं थी। उन्हें जीतने के लिए बस दूसरों को धीमा करना था। इसलिए उन्होंने गंदा खेलना शुरू कर दिया। प्रतिद्वंद्वियों को गिराने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि दोस्तों को धोखा देने के लिए भी तैयार थे। जब मैं और डोरा दौड़े तो हमें 6 गोलियां लगी। डोरा ने बचने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाई, जिससे मुझे एक लापरवाह उपाय सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं वापस उड़ गया, अपनी शक्ति का उपयोग करके जवाबी हमला किया और गोलियों को शूटर पर वापस कर दिया। बोनी स्क्रीन पर देखते हुए बहुत उत्साहित थी, क्योंकि दौड़ और अधिक तीव्र हो गई थी। इस बीच पॉइजन मास्टर एंजेलो ने रेस ट्रैक पर जहरीले धुएं का एक बादल छोड़ा। जो कोई भी उससे गुजरा उसे सांस लेने में कठिनाई हुई, दौरे पड़े और कुछ तो नियंत्रण खोकर सीधे चट्टान से नीचे गिर गए। मायावू को गुस्सा आया सोचकर कि वो बहुत नीच था, तो वह तुरंत आगे बढ़ी, धुएं से गुजरने के लिए एक विषैले सांप में बदल गई। एंजेलो अभी भी आश्वस्त था कि वो सफल नहीं हो सकती, लेकिन तभी मायावू का नया दोस्त पीछे से घात लगाकर हमला करता है और हवा को नियंत्रित करके एक बवंडर बनाता है, जो धुएं और उसे दोनों को उड़ा ले जाता है। बोनी ने देखा कि हवाई खतरे के बाद राहत की सांस लेने से पहले ही तूफान आते रहते थे। रेस ट्रैक के दूसरी तरफ अराजकता फैल गई, जिससे उसे पुलिस को बुलाने का मन हुआ। एक व्यक्ति स्थिति को तनावपूर्ण देखकर मदद करने के लिए भागा, लेकिन लगभग अपनी जान गंवा बैठा। सौभाग्य से कलाकार हीरो ने अपनी कलम का उपयोग करके घातक वार को रोक दिया, यह मानते हुए कि दोस्ती और प्रयास हमेशा जीत या हार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वो युद्ध के मैदान पर ही एक पाठ की तरह खींचे गए शब्दों का लगातार प्रचार करता रहा। ड्राइंग पेपर और स्याही के बक्से सभी शैक्षिक हथियार बन गए। उनके चरित्र ने स्टैन को बहुत प्रभावित किया और वो दौड़ते हुए भी ऑटोग्राफ मांगने लगा मुझे, और डोरा को नजरअंदाज करते हुए उसे दौड़ जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उसी समय बोनी ने खुशखबरी की घोषणा की कि रेस ट्रैक पर बचे हुए प्रतियोगियों की संख्या अब 15 से कम हो गई है, जिसका मतलब है कि जो कोई भी फिनिश लाइन पार करेगा वो विजेता होगा। 2 प्रतियोगी अभी अभी बाल बचे थे। अप्रत्याशित स्थितियों के कारण भाग्य का फैसला हुआ। प्रतियोगिता अब चैंपियन का पता लगाने के लिए एक भयंकर दौड़ बन गई। इस बीच कहीं और विध्वंसक चर्चा कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि उनके बॉस ने भट्टी पर हमला करने की अनुमति क्यों नहीं दी।
जबकि उनमें से प्रत्येक के पास 100 विरोधियों का सामना करने की पर्याप्त शक्ति थी। यह लड़की समझा रही थी कि पिछली बार जब बोनी ने उसे रोका था तो उसने अकेले घुसने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही थी। अखाड़े के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। उसने अंतरिक्ष स्थानांतरण, दीवारों में ड्रिलिंग, गड्ढे खोदने जैसे कई तरीके आजमाए, लेकिन सब व्यर्थ था और सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसका पीछा किया जाने और लगभग मारे जाने से भी वो बाल बाल बची। अंततः वह केवल शहर के चारों ओर घूम सकती थी। रास्ते में कुछ मूल्यवान वस्तुएं खरीदती हुई, जिसमें एक विशेष पुराना टेलीविजन भी शामिल था। दोनों भिक्षु इस मनोरंजन में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे थे, लेकिन जब सुनहरे बालों वाले भिक्षु ने इसे आजमाया तो वे ये देखकर चौंक गए कि बोनी द्वारा होस्ट की जा रही प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण स्क्रीन पर चल रहा था। मायावू ने दूसरे स्तर पर शानदार ढंग से पहला स्थान प्राप्त किया। मैं सिर्फ 0.55 सेकंड के अंतर से दूसरे स्थान पर आया और हीरो तीसरे स्थान पर रहा। अगला दृश्य तीसरे स्तर के परीक्षण को दर्शाता है, जिसमें खाना पकाने की प्रतियोगिता के नियम थे। मैंने अपने सिग्नेचर बीफ नूडल्स का इस्तेमाल सभी कठिन जजों को जीतने के लिए किया। मायावू ने, हालांकि उसने कभी खाना नहीं बनाया था, अपने पंजे के कौशल का इस्तेमाल करके एक अनोखा जंगली फल व्यंजन तैयार किया जिसकी सुगंध स्वादिष्ट थी। स्टैन ने एक बार फिर अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। एक ताज़ा कोन आइसक्रीम बनाने वाला रोबोट का आविष्कार किया, जिससे सभी को खुशी हुई, यह देखते हुए कि अगर खाया जाता है तो बाहर की आग लार निकल रही थी। उस प्रतियोगिता के बाद प्रतियोगियों को आराम करने में मदद करने के लिए चौथा स्तर गायन परीक्षण के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित थे। एक खूबसूरत प्रतियोगी ने इतनी बुरी तरह गाया कि हर कोई डर गया और यहाँ तक कि एक बच्चे को भी रुला दिया। उस रोने से बच्चे को चौथे स्तर पर सबसे शोरगुल वाले चैंपियन का खिताब जीतने में मदद मिली। ये देख कर गुस्सैल शेर ने गुस्से में टीवी को तोड़ दिया, शिकायत करते हुए कहा कि शैतान की भट्टी एक किंडरगार्टन की तरह दिखती है। ठीक उसी समय उनके बॉस वापस आए और पूरी कहानी सुनी। उन्होंने महसूस किया कि उनके साथी अभी भी मुझसे और शैतान की भट्टी से ग्रस्त हैं। वे गुस्से में थे क्योंकि दुश्मन मजे कर रहा था, जबकि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। चर्चा के बाद टीम को याद आया कि वे तीनों कभी भट्टी में नहीं गए थे। टीम में समनर ने बात की, कहा कि जीवन में एक टुकड़ा गायब लग रहा था, इसलिए उसने बॉस से उन्हें मेरे साथ एक सप्ताह का अनुभव करने की अनुमति देने का सुझाव दिया। बॉस ने अप्रत्याशित रूप से सहमति व्यक्त की, यहाँ तक कि एक नए दोस्त को साथ जाने के लिए भी तैयार किया, कहते हुए कि अगर वे मुझसे मिले तो उन्हें कहना चाहिए कि एक आश्चर्यजनक उपहार था। इस बीच डेमॉन फर्नेस मेम्बोनी स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए बड़ों के साथ बैठक कर रही थी। उसने घोषणा की कि इस साल के समूह 7 सीजन के लिए शुरू में 92 प्रतियोगियों ने पंजीकरण किया था। होटल में पहले स्तर के बाद 62 लोगों को बाहर कर दिया गया। दूसरे स्तर पर गति परीक्षण ने अतिरिक्त 15 लोगों को समाप्त कर दिया और तीसरे स्तर पर कोई भी समाप्त नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप 5वें स्तर तक केवल 15 प्रतियोगी बचे थे। बड़ों ने प्रगति को बुरा नहीं माना और बोनी को योजना के अनुसार आगे बढ़ने की सलाह दी। इसके अलावा उसने जो उच्च ऊर्जा तरंग स्रोत एकत्र किया था वह भी पर्याप्त बड़ा था। एक बुजुर्ग ने उसकी बहुत अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रशंसा की और कहा कि यह बलिदान समारोह शुरू करने का समय था। उन्होंने एक टेलीपोर्टेशन गेट तैयार किया था जो सीधे डेमॉन फर्नेस के 100वें बेसमेंट स्तर तक जाता था। वहां बोनी ने देवी पेंडोरा को देखा, जो सभी आत्माओं का स्रोत थी। उसने भेंट को अंदर रखा, देवी को जगाने की उम्मीद में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। उनके विचार में यदि वे ये कार्य पूरा कर सकते हैं तो सभी प्रयास सार्थक होंगे। मेरी कहानी यहाँ समाप्त होती है। सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और सूचनाएं चालू की हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं।